स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल गीताज कॉर्नर एस्टेट कॉमर्स में, जिसमें आज हम करने वाले हैं DSSB जुलाई 2018 PGT कॉमर्स मेल कैंडिडेट्स का क्वेश्चन पेपर। ये सारा पेपर हम 30 क्वेश्चन सीरीज़ में जो है कर चुके हैं और इससे पहले DSSB PGT कॉमर्स का ही फीमेल कैंडिडेट का जो क्वेश्चन पेपर है वो भी हमने पूरा किया है और एस्टेट के क्वेश्चन पेपर भी हमने किए हैं। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में लगे बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाए। चलिए करते हैं स्टार्ट। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज़ नॉट एन एलिमेंट्री कंपोनेंट इन द BCG मैट्रिक्स। देखिए BCG मैट्रिक्स में कौन सा एलिमेंट्री कंपोनेंट नहीं है, ये हमें देखना है। BCG की फुल फॉर्म होती है बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप। अब इसमें जो देखा जाता है वो ग्रोथ रेट और रिलेटिव मार्केट शेयर, इन दोनों के साथ की जो चारों सिचुएशन है वो देखी जाती है। अब देखिए किसी भी कंपनी की अगर ग्रोथ रेट हाई है और उसका मार्केट शेयर भी हाई है तो वो स्टार्स होते हैं। ठीक है, इस तरह से हमें एक बॉक्स जो है वो क्रिएट करना है। मार्केट शेयर यहाँ पे हाई, यहाँ लो, और ग्रोथ रेट में नीचे लो ऊपर हाई। ग्रोथ रेट ऐसी होती है ना, नीचे कम और ऊपर ज़्यादा, तो दोनों ही चीज़ें हाई हैं तो वो स्टार्स हो जाएंगे। ग्रोथ रेट अगर हाई है लेकिन मार्केट शेयर कम है, कंपनी ग्रोथ तो कर रही है लेकिन मार्केट में उसका शेयर कम है, तो ये क्वेश्चन मार्क की कैटेगरी में आ जाएगा। और अगर ग्रोथ रेट कम है लेकिन मार्केट शेयर ज़्यादा है तो वो कैश काउज, यानी कि कैश के कारण की कंडीशन है ये। और जब दोनों ही चीज़ें लो है, यानी कि कंपनी की ना तो ग्रोथ रेट है और ना ही उसका मार्केट में शेयर है, तो वो डॉक्स आ जाएंगे। तो ये चारों सिचुएशन हमारी होती है और बहुत बार क्वेश्चन पेपर में आता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। यहाँ पे एस्टेट 2017 में भी आया और 16 में भी आया। तो ये कौन सा हो जाएगा? एलिफेंट है जो नहीं है हमारा एलिमेंट्री कंपोनेंट, बाकी तीनों ही हमारे एलिमेंट्री कंपोनेंट हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, ए स्ट्रेटेजिक ऑप्शन दैट एंटेल्स रिप्रोडक्शन और टर्मिनेशन ऑफ एनी एग्जिटिंग प्रोडक्ट और सर्विस लाइन। यानी कि एक ऐसा स्ट्रेटेजिक ऑप्शन हमें यहाँ पे छांटना है जिसमें क्या होता है, एक कंपनी की जो प्रोडक्ट लाइन है, जो सर्विस लाइन है, उसमें से किसी एग्जिटिंग प्रोडक्ट, यानी कि एक ऐसा प्रोडक्ट जो उस प्रोडक्ट लाइन के अंदर था उसको टर्मिनेट हटा दिया जाता है या फिर कम कर दिया जाता है, अलोंग विद द लेवल ऑफ ऑब्जेक्टिव सेट बिलो द पास्ट अचीवमेंट कैन बी टर्म्ड एज, ये हो जाएगा रिट्रेंचमेंट स्ट्रैटेजी। थर्ड क्वेश्चन है, डैश इज ए टूल फॉर इवेल्युएटिंग हाउ सेटिस्फैक्टरली ए कॉर्पोरेट एंटिटी हैज़ डिस्चार्ज इट्स सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। एक ऐसा टूल हमें यहाँ पे छांटना है जिसमें ये देखा जाता है कि जो एक कॉर्पोरेट एंटिटी है, जो व्यवसायिक इकाई है, वो अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि सामाजिक उत्तरदायित्व को कितनी संतुष्टि के साथ कैसे निभाती है वो। तो सोशल ऑडिट में ये सब कुछ देखा जाता है। देखिए आप चैनल का नेम सर्च करेंगे तो आपको चैनल पे सारी ही जो वीडियोस है वो सीरियल वाइज मिल जाएंगी। इसके अलावा अगर आपको एक ही पेपर से रिलेटेड सारी वीडियोस एक्सप्लेन में देखनी है तो आप प्लेलिस्ट में जाके भी देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में हर वीडियो जो है ग्रुप में डाली गई है। जैसे 2017 के जो क्वेश्चन पेपर हैं उसके लिए अलग से ग्रुपिंग की गई है, 2016 में अलग से, 19, 18। इसी तरह DSSB PGT कॉमर्स फीमेल कैंडिडेट्स के जो पेपर हैं वो भी एक अलग ग्रुप में है और मेल वाले पेपर भी। तो आप चैनल में जाके सारी वीडियोज़ को देख सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, कंसिडरिंग एन एग्जाम्पल इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री। एक कपड़ा उद्योग का जो एक एग्जाम्पल लिया गया है। इफ़ ए डाइंग यूनिट टेक ओवर ए स्पिनिंग एंड वीविंग यूनिट। देखिए एक डाइंग यूनिट यानी कि कपड़े की डाई कब होती है? कताई बुनाई के बाद। अगर वो डाइंग यूनिट जो है उन दोनों को ही टेक ओवर कर लेती है, सच एन इंटीग्रेशन इज कॉल्ड है। तो ये कौन सा इंटीग्रेशन हो जाएगा? देखिए मैंने कहा कि डाइंग जो इन दोनों के बाद, तो मतलब एक के बाद एक काम होता है, ये वर्टिकली इंटीग्रेशन की कैटेगरी में आ जाएगा। वर्टिकली इंटीग्रेशन, क्योंकि ये सारे काम साथ साथ नहीं चलते, साथ साथ चलते तो ये हॉरिजॉन्टल हो जाते। ठीक है, और यूँ भी नहीं कि कहीं पे कपड़े की स्पिनिंग हो रही है और कहीं पे उसकी वीविंग हो रही है, क्योंकि लाइन टू लाइन ही सारे काम चलते हैं, तो ये वर्टिकल इंटीग्रेशन के अंदर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉस्टिंग मेथड्स यूजुअली कंपेयर्स द एक्चुअल डाटा विद एस्टिमेटेड डाटा टू अराइव एट ए कंक्लूजन। ये क्वेश्चन यहाँ आगे भी हमें मिलेगा देखने में। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग मेथड में ही ये होता है कि जहाँ हम एक्चुअल डाटा की जो यानी कि वास्तविक जो आंकड़े हैं उसके अनुमानित आंकड़ों से वहाँ तुलना करते हैं, तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैपिटल बजटिंग डिसीजंस आर प्राइमरली टेकन फॉर। कैपिटल बजटिंग के जो डिसीजन है वो लिए जाते हैं किसके लिए? लॉन्ग टर्म पर्पसेस के लिए, क्योंकि कैपिटल जो है वो अपने एक लंबे टाइम के लिए ही यूज़ की जाती है, तो लॉन्ग टर्म पर्पस इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
उनके लिए जिनके बिना अकाउंटिंग पॉसिबल ही नहीं थी। हु अमंग द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ अकाउंटिंग, यानी कि जो लेखांकन के जनक यानी कि लेखांकन के पिता किसे कहा जाता है, लुका पैसियोली को। ये क्वेश्चन HSSC की जो इंटरव्यूज़ हुए थे पीजीटी कॉमर्स के लिए, वहाँ पे भी इंटरव्यूज़ में भी ये वाला क्वेश्चन जो पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट एज पर पोर्टर्स मॉडल इन स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। क्या पोर्टर्स मॉडल के स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में कौन सा कंपोनेंट नहीं आता है? प्लेस लीडरशिप स्ट्रैटेजी जो है वो नहीं आती है। बाकी डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी, कॉस्ट लीडरशिप की स्ट्रैटेजी और पोजिशनिंग स्ट्रैटेजी तीनों ही वहाँ पे आती है, लेकिन प्लेस लीडरशिप की स्ट्रैटेजी नहीं आती। देखिए डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी में अपने प्रोडक्ट को दूसरे प्रोडक्ट से जो है डिफरेंट दिखाने की कोशिश की जाती है। कॉस्ट लीडरशिप में कंपनी क्या करेगी, कम से कम रेट पे जो है हायर रिटर्न्स जो है वो अचीव करने की कोशिश करती है। और पोजीशनिंग स्ट्रैटेजी में अपनी कंपनी की स्ट्रेंथ और वीकनेस को ध्यान में रखते हुए मार्केट की अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट्स को देखते हुए जो है कंपनी आगे बढ़ती है, यानी कि अपनी पोजीशन को संभालने की पूरी कोशिश करती है। तो प्लेस लीडरशिप स्ट्रैटेजी इसका आंसर हो जाएगा, जो कि कंपोनेंट नहीं है पोर्टर्स मॉडल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग मेथड्स इज एसेंशियली एन इंटीग्रेटेड रेशियो एनालिसिस, यानी कि इन सभी में से ना रेशियो एनालिसिस जो किस में यूज़ किया जाता है। देखिए BCG मैट्रिक्स एनालिसिस अभी हमने फर्स्ट नंबर पे ही करा, उसमें रेशियो की बात नहीं थी। ट्रायल बैलेंस करते हुए भी रेशियोज़ नहीं आते और कैश फ्लो में भी रेशियोज़ नहीं आते। तो ड्यू पॉइंट एनालिसिस एक ऐसा एनालिसिस है जो हमारे रेशियो एनालिसिस के ऊपर बेस है, क्योंकि उसमें 3 तरह के रेशियो जो है वो यूज़ किए जाते हैं। और ये वाला क्वेश्चन भी स्टार्ट में पूछा गया था। 3 तरह के रेशियो, 4 तरह के, रिटर्न ऑन इक्विटी, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, एसेट टर्नओवर रेशियो और लीवरेज रेशियो, यानी कि रेशियो एनालिसिस किस में होता है, ड्यू पॉइंट एनालिसिस में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ वी ड्राइव मैट्रिक्स ऑफ स्वोट एनालिसिस, स्वोट एनालिसिस ही अपने आप में क्या है, फुल फॉर्म है इन चारों की। इन विच क्वाड्रेंट विल द एंट्री ऑफ अदर मार्केट प्लेयर्स बी प्लेस्ड, क्योंकि इन चारों में से किस में ये देखा जाता है कि अगर दूसरे मार्केट प्लेयर्स एंट्री करते हैं तो हमें सावधान रहना है। ये थ्रेट में आ जाएगा, यानी कि जो एक सर्कल है उसका चौथा भाग पूछा गया है, जहाँ पे अदर मार्केट प्लेयर्स के ऊपर फोकस किया जाता है थ्रेट के अंदर। नेक्स्ट है सिलेक्ट द ऑप्शन विच करेक्टली अरेंजेस द फॉलोइंग इवेंट्स इन असेंडिंग ऑर्डर अकॉर्डिंग टू देयर ऑकरेंस, यानी कि इनके उद्भव के अनुसार इनको असेंडिंग ऑर्डर में रखना है कि सबसे पहले क्या है, फिर क्या है और फिर क्या। तो सबसे पहले क्या है, इंडस्ट्रियल अनरेस्ट, ठीक है, नंबर फर्स्ट पे आया ये। और सेकंड नंबर पे साइंटिफिक मैनेजमेंट, नंबर थर्ड पे हार्थ एंड स्टडीज़ और नंबर फोर्थ पे मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव हर पेपर में पूछा जाता है इसका तो क्वेश्चन। MBO की फुल फॉर्म क्या है, मैनेजमेंट बाय 2016 में पूछा गया था। और देखिए ये सब इनके ईयर है, इंडस्ट्रियल अनरेस्ट 1880 से 90, सेकेंड नंबर पे साइंटिफिक मैनेजमेंट 1911 में, हार्थ एंड स्टडीज़ 1920 में और मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव 1954 में। एक बैलेंस स्कोर कार्ड क्या होता है, ए टूल, ये एक ऐसा औजार है, एक ऐसा टूल है फॉर असेसिंग स्ट्रेंथ एंड वीकनेस इन ए बैलेंस्ड वे, एक बैलेंस वे में लेके चलता है स्ट्रेंथ को और वीकनेस को, ठीक है, ये इसमें देखा जाता है। ए टूल फॉर असेसिंग स्ट्रेंथ एंड वीकनेस इन ए बैलेंस्ड वे, बैलेंस स्कोर कार्ड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूजुअली नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए सक्सेसफुल स्ट्रैटेजिक अलायंस, यानी कि जो एक सफलतापूर्ण रणनीति संधि है उसमें ये जो चारों हैं इसमें से कौन सी उसकी विशेषता नहीं है। तो कन्फेडरेशन उसकी विशेषता नहीं है, यानी कि आमना सामना, लड़ाई झगड़ा, विरोध, मुकाबला, ये संधि क्या होता है, जुड़ना, आपसी मतभेद भुलाकर जो इकट्ठे होना। तो कन्फेडरेशन जो है इसमें नहीं आता। बैलेंसिंग कंट्रीब्यूशंस, गोल, कंपैटिबिलिटी एंड सिनर्जी, देखिए हिंदी में मीनिंग लिख रखे हैं सभी में, इसके संतुलन में योगदान, लक्ष्य की संगतता और तालमेल, तीनों ही फेवर में है। ये अनफेवरेबल सा लग रहा है, आमना सामना, विरोध, मुकाबला, तो ये इसका ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए फैक्टर दैट डिटरमाइंस कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ ए कंपनी, कैपिटल स्ट्रक्चर को कौन सा नहीं देखता है इन चारों में से। देखिए फाइनेंशियल लीवरेज देखता है, लीगल फ्रेमवर्क में भी देखा जाता है और कैश फ्लो एबिलिटीज़ में भी देखा जाता है। डेटा टर्नओवर रेशियो कैपिटल स्ट्रक्चर का नहीं है टूल, ये किसका टूल है, फाइनेंशियल एनालिसिस का टूल है। तो डेटा टर्नओवर रेशियो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
द यूनाइटेड नेशन एस्टैब्लिश द यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड लॉ। ठीक है, ये इसकी शॉर्ट फॉर्म देखिए, शॉर्ट फॉर्म भी पूछी जा सकती है पेपर में, यानी कि ये जो शॉर्ट फॉर्म देखिए इसकी फुल फॉर्म आप बताइए। यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड लॉ, इंटरनेशनल ट्रेड लॉ इन द ईयर 1966 में। फॉर्मेशन का ईयर भी अच्छे से याद होना चाहिए, 1966, और फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड लॉ। ABC Limited buys 77% of available shares of XYZ Corporation. Which of the following can be said about XYZ Corporation? देखिए ABC ने 77% किसके खरीद लिए शेयर, XYZ के। तो अब XYZ क्या हो जाएगी, इट इज़ अ सब्सिडरी कंपनी, एक सहायक कंपनी बन जाएगी। क्या ABC होल्डिंग कंपनी हो जाएगी और XYZ सब्सिडरी कंपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एबिलिटी ऑफ 2 or more यूनिट्स जनरेटिंग ग्रेटर वैल्यू बाय वर्किंग टुगेदर देन दे विल बी वर्किंग इंडिविजुअली इज टिपिकली कॉल्ड एज। यानी कि 2 यूनिट अगर अलग अलग काम कर रही है तो वो उतना प्रॉफिट नहीं कमा पा रही है जितना कि वो दोनों मिलकर काम करने में कमा रही है। तो इस चीज़ को क्या कहते हैं, सिनर्जी, तालमेल। नेक्स्ट है, फाइंड द ओड वन आउट विद रिगार्ड टू परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन टेक्निक्स। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा कॉन्फिडेंशियल रिपोर्टिंग, क्योंकि ये बिल्कुल गुप्त होती है। बाकी परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन टेक्निक में बाकी सारी ही हमारी ये परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन टेक्निक्स है। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, बिहेवियरल एंकर्ड रेटिंग स्केल, 360 डिग्री इवैल्यूएशन। कॉन्फिडेंशियल अलग हो जाता है क्योंकि सबके सामने नहीं दिखाया जा सकता, कॉन्फिडेंशियल होती है ये। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के इस पेपर में 2 क्वेश्चन आए हैं। द परचेज प्राइस ऑफ ए लोग इज ₹100 पर यूनिट। परचेज प्राइस यहाँ पे गिवन है 100 पर यूनिट, while the carrying cost है 5% and consumptions of raw material is 24,000 units per annum. Ordering cost given है 10 per order. What will be the economic order quantity? First of all, we have to know the formula of calculating economic order quantity. 2AO divided by H under the root. Here A is equal to annual demand, O is equal to ordering cost and H is equal to holding cost. तो एनुअल डिमांड कितनी गिवन है, 24,000 यूनिट्स। ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी है, ये भी बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है, 10 पर ऑर्डर। और एच कितना दे रखा है, 5% हमारा ये जो कॉस्ट है 100 पर यूनिट, इसका 5% जब हम करेंगे तो ₹5 हमारे पास होल्डिंग कॉस्ट आ जाएगी। और जब इसको फॉर्मूले के अंदर पुटअप करेंगे तो हमारे पास आंसर निकल के आएगा 310। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और हेनरी फ्यूल के जो जितने भी 3-4 क्वेश्चन यहाँ से निकल के आए हैं, अलग अलग क्वेश्चन में उनकी किसी भी एक प्रिंसिपल को उठा लिया गया है। बताइए ये वाली बात कौन से प्रिंसिपल में बताई है। तो सबसे पहला आज क्वेश्चन यहाँ पे बेसिक इसका हेनरी फ्यूल सर का कौन सा आया है, हु अमंग द फॉलोइंग प्रोपाउंडेड 14 बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। प्रबंध के 14 यानी कि 14 आधारभूत सिद्धांत जो किसने दिए, हेनरी फ्यूल ने दिए। नेक्स्ट है, विच अमंग द फॉलोइंग इज ए रीजन फॉर अंडर कैपिटलाइजेशन। देखिए अंडर कैपिटलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि कंपनी ने कम पूंजी लगा के प्रॉफिट ज़्यादा कमाया। तो जब कंपनी कम पूंजी लगाती है तो ये किस कारण, कम पूंजी लगा के ज़्यादा प्रॉफिट वो किस कारण कमा पाई, क्योंकि हाई एफिशिएंसी है, योग्यता अच्छी है, काम करने की योग्यता उनकी ज़्यादा है। ठीक है, हाई एफिशिएंसी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द शॉर्ट रन इन ऑर्डर टू सर्वाइव द कट थ्रोट कॉम्पिटिशन, गला काट प्रतियोगिता में जिंदा रहने के लिए शॉर्ट रन यानी कि छोटे पीरियड में क्या करना चाहिए। विच अमंग द फॉलोइंग कैन बी अडोप्टेड एज ए लास्ट रिसोर्ट फॉर सर्वाइवल। अंतिम उपाय है जिंदा रहने का कौन सा, मार्जिनल कॉस्ट लेस देन और ग्रेटर देन सेल। ये जो मार्जिनल कॉस्ट है, मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है, एक प्रोडक्शन की एक यूनिट को कम या ज़्यादा करने पर टोटल कॉस्ट में जो डिफरेंस है वो मार्जिनल कॉस्ट। तो जो मार्जिनल कॉस्ट है वो सेल से या तो कम होनी चाहिए या इज इक्वल टू होनी चाहिए, ग्रेटर देन नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग में बी एन इफेक्ट ऑफ अंडर कैपिटलाइजेशन। फिर से अंडर कैपिटलाइजेशन का ही क्वेश्चन आया है कि अंडर कैपिटलाइजेशन में क्या होता है, मार्केट वैल्यू जो है शेयर्स की वो ग्रो कर जाती है, क्योंकि कंपनी अपनी हाई एफिशिएंसी के कारण कम पूंजी लगा के ज़्यादा प्रॉफिट कमा रही है, तो कंपनी की शेयर की मार्केट वैल्यू भी बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एरर्स कैन नॉट बी डिटेक्टेड थ्रू ट्रायल बैलेंस के थ्रू क्या नहीं पकड़ा जा सकता, ट्रीटिंग एन एक्सपेंसेस एज एन एसेट। क्यों नहीं, क्योंकि एक्सपेंसेस का बैलेंस भी डेबिट होता है और एसेट का बैलेंस भी डेबिट होता है, इसीलिए इस वाली गलती को नहीं पकड़ा जा सकता।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग इज प्राइमरली नॉट ए फाइनेंस फंक्शन। फाइनेंस फंक्शन कौन सा नहीं है। डाइवर्सिफिकेशन डिसीजन जो है वो फाइनेंस का फंक्शन नहीं है। बाकी फाइनेंस के फंक्शन में फाइनेंशियल डिसीजंस आते हैं, डिविडेंड डिसीजन, इन्वेस्टमेंट डिसीजन और वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट डिसीजन। तो ये 4 डिसीजन जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं याद करने कि हमारे 4 फाइनेंशियल डिसीजन कौन से हैं। फाइनेंशियल डिसीजन, डिविडेंड डिसीजन, इन्वेस्टमेंट डिसीजन और वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट डिसीजन। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग पॉलिसीज इज यूजुअली सुटेबल फॉर माइनिंग कंपनीज। खान में से जो कंपनियां जो सामान निकालती हैं खान में से, उनके लिए कौन सी डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग पॉलिसी जो है वो सूटेबल होती है अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस, सामान्य स्थितियों में। डिप्लेशन मेथड, डिप्लेशन क्या होता है, हिंदी मीनिंग है रिक्तीकरण, यानी कि एक बार कुछ निकालिया तो फिर वो खान जो खाली हो जाती है। तो जो खान की बात हो रही है तो रिक्तीकरण डिप्लेशन मेथड यहाँ पे यूज़ किया जाता है। दिस मेथड इज नेम्ड एज डिप्लेशन मेथड बिकॉज द रिडक्शन ऑफ ए नेचुरल रिसोर्स और एसेट इज नोन एज डिप्लेशन ऑफ दैट रिसोर्स और एसेट। उस एसेट या रिसोर्स का जो है वो वहाँ से वो खाली हो जाती है। नेक्स्ट है विच वन अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए सब्सिडरी बुक इन अकाउंटिंग। अकाउंटिंग की सब्सिडरी बुक कौन सी नहीं है। अकाउंट की सब्सिडरी बुक्स कौन सी होती हैं, सहायक जो पुस्तकें होती है। कैश बुक फर्स्ट ऑफ ऑल, उसके बाद परचेज बुक, सेल बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, बीआर बुक, बीपी बुक एंड जर्नल प्रॉपर। ये 8 हमारी सब्सिडरी बुक्स होती हैं। अब क्वेश्चन में दे रखा है कैश बुक, ये तो होती है, सेल्स बुक होती है, सेल्स रिटर्न बुक होती है, लेकिन जर्नल बुक जो है जर्नल प्रॉपर होना चाहिए था, जर्नल बुक दे रखा है तो ये हमारी सब्सिडरी बुक नहीं होती है। नेक्स्ट है ड्यूरिंग एन इन्फ्लेशनरी पीरियड डैश मेथड ऑफ मटेरियल इशू वुड हेल्प टू इंश्योर दैट। देखिए महंगाई के दौर में कौन सा ऐसा मेथड है, ये मेथड ऑफ मटेरियल इशू, जो भी हम अपने स्टॉक में से मटेरियल को बाहर बेचते हैं उसमें कौन सा मेथड यहाँ पे फ़ायदेमंद रहेगा। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिटरमाइंड इज अप्रोक्सीमेटली द करंट प्रिवेलिंग प्राइस लेवल, यानी कि जो मौजूदा जो कीमत स्तर है उसको ध्यान में रखा जा रहा है प्रोडक्शन के लिए, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालने के लिए। तो कौन सा मेथड जो है वो प्रेफर किया जाएगा, लिफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो सबसे लास्ट में खरीदा गया है, क्योंकि अभी महंगाई है तो अब वाला माल ही सबसे महंगा खरीदा गया है, उसी को इस महंगाई वाले दौर में ही बाहर निकाल दिया जाता है, LIFO method. What is the point of no profit no loss termed as break even point? Break even point is that point, neither no profit nor loss. Next है the excess of current assets over current liabilities in typically financial term is called as। देखिए करंट एसेट करंट लाइबिलिटी से जितना ज़्यादा होती है तो उसको फाइनेंशियल भाषा में, वित्तीय भाषा में क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है नेट वर्किंग कैपिटल। नेट वर्किंग कैपिटल, क्योंकि जो सिर्फ करंट एसेट होती है उसको बोला जाता है ग्रोस वर्किंग कैपिटल, और उसमें से जब करंट एसेट को माइनस कर देंगे तो फिर वो बन जाएगी नेट वर्किंग कैपिटल। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज हैज़ एक्वायर्ड इंडियन ई रिटेल जेंट फ्लिपकार्ट। कौन सी ऐसी कंपनी है जिसने फ्लिपकार्ट को एक्वायर किया है। वेलमार्ट। वेलमार्ट के बारे में क्या पढ़ेंगे। वेलमार्ट द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिटेलर हैज़ अग्रीड टू पे $16 बिलियन इन एक्सचेंज फॉर ए मेजोरिटी 77% शेयर ऑफ फ्लिपकार्ट। तो फ्लिपकार्ट बन जाती है यहाँ सब्सिडरी कंपनी और वॉलमार्ट क्या बन जाती है, होल्डिंग कंपनी। इंडिया टॉप ई कॉमर्स सर्विस है हमारी फ्लिपकार्ट, उसको एक्वायर कर लिया है वेलमार्ट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन द रियल वैल्यूएशन ऑफ एसेट इज लेस देन द अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड सच ए सिचुएशन इज कॉल्ड एज ओवर कैपिटलाइजेशन। देखिए ओवर कैपिटलाइजेशन हो जाता है जब यहाँ पर रियल वैल्यूएशन ऑफ एसेट, जब एसेट का जो वैल्यूएशन किया गया जितनी कैपिटल इन्वेस्ट की गई उससे कम है। मान लो कैपिटल इन्वेस्टमेंट 10 लाख रुपए की, लेकिन जब एसेट को जोड़ा तो वहाँ पे 8 लाख रुपये आए, तो इसका मतलब क्या होता है, ओवर कैपिटलाइजेशन हुआ है कंपनी में, जो 2 लाख की कैपिटल है वो एक्स्ट्रा पड़ी हुई है। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स में नॉट बी कैटेगराइज्ड एज एरर ऑफ प्रिंसिपल एज फार एज अकाउंटिंग इज कंसर्न। कौन सी ऐसी जो ट्रीटमेंट है, कौन सी ऐसी ट्रांजेक्शन है जिसको एरर ऑफ प्रिंसिपल के अंदर नहीं रखा जा सकता। ओमिटिंग द एंटायर अमाउंट टू रिकॉर्ड आफ्टर ट्रांजेक्शन, यानी कि ट्रांजेक्शन के बाद अब सारे के सारे अमाउंट को लिखना ही भूल जाए, क्योंकि ये एरर किसकी जाती है, ओमिशन की। बाकी सारे प्रिंसिपल की एरर है। प्रिंसिपल की एरर होती क्या है मेनली, कि कैपिटल जो हमारा ट्रांजेक्शन है उसको रिवेन्यू ट्रांजेक्शन मान लेना और रिवेन्यू को कैपिटल। तो ट्रीटिंग एन इनकम एज लाइबिलिटी, इनकम को लाइबिलिटी मान लिया, लाइबिलिटी को इनकम मान लिया, एसेट को एक्सपेंसेस मान लिया। ये तीनों ही हमारे एरर ऑफ प्रिंसिपल्स है, लेकिन किसी भी चीज़ को लिखने से भूल जाना वो एरर ऑफ ओमिशन में आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ मैपिंग द करंट डिमांड फॉर मैन पावर।
यानी कि ह्यूमन बींग्स की आज करंट में कितनी डिमांड है ये देखना। एंड मेकिंग श्योर ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ द राइट काइंड ऑफ मैन पावर एट द राइट टाइम, और ये भी श्योरिटी लेना कि सही समय पर सही व्यक्ति को जो है काम दिया जाएगा। एंड ब्रिजिंग द गैप ऑफ करंट एंड फ्यूचर मैन पावर रिक्वायरमेंट इज टिपिकली द फंक्शन ऑफ, और किस चीज़ का फंक्शन है, करंट और फ्यूचर, यानी कि जो चालू मैन पावर रिक्वायरमेंट और जो फ्यूचर मैन पावर रिक्वायरमेंट है, इसको देखना, इस दोनों के जो गैप है इसके बीच में एक ब्रिज की तरह काम करना। ये काम होता है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग में, ठीक है। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग में ये ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के 3 फेजेस होते हैं, एक्विजिशन, डेवलपमेंट एंड टर्मिनेशन। लेकिन ये सब कुछ प्लानिंग में ही देखा जाता है कि कितने डिमांड है, कितने हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स जो है वो अवेलेबल हैं। नेक्स्ट है ए सीक्रेट रिजर्व कैन बी क्रिएटेड थ्रू, सीक्रेट रिजर्व किससे बनाया जा सकता है। देखिए सीक्रेट रिजर्व किससे बनता है, सीक्रेट रिजर्व आर क्रिएटेड बाय एक्सेसिव डेप्रिसिएशन ऑन द एसेट, एसेट के ऊपर ज़्यादा डेप्रिसिएशन दिखा दिया जाएगा, एक्सेसिव ओवर वैल्यूएशन ऑफ लाइबिलिटी, या फिर लाइबिलिटी को ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के दिखाया जाएगा, शोविंग कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी ऑफ एन एक्चुअल लाइबिलिटी और एज प्रोविजन, और जो हमारी कॉन्टीजेंटल लाइबिलिटी भाई हो सकता है पेमेंट करनी भी पड़े, हो सकता है ना भी करनी पड़े, लेकिन उसको एक्चुअल लाइबिलिटी की तरह पेमेंट करके दिखा दिया जाएगा, या फिर प्रोविजन बना दिया जाए। तो ये सारे होते हैं सीक्रेट रिजर्व बनाना। सीक्रेट रिजर्व कंपनी कब बनाती है, ताकि जब ज़रूरत पड़े, जब कंपनी के पास और कोई रास्ता ही ना दिखे, तो वो अपने सीक्रेट रिजर्व यानी कि गुप्त संचय में से पैसा निकाल सके और अपने आप को बचा सके। तो ये जो चीज़ें हैं, एक्सेसिव डेप्रिसिएशन लगाना, अब यहाँ जो चारों ऑप्शन दे रखे हैं, चारों ही ऑप्शन गलत दे रखी है। अंडर वैल्यूएशन करना असेट एंड लायबिलिटी की, दोनों ही चीज़ों का एक साइड में वैल्यूएशन नहीं किया जा सकता, अपोजिट डायरेक्शन में वैल्यूएशन होता है। एसेट का अंडर वैल्यूएशन करेंगे तो लायबिलिटीज़ का ओवर वैल्यूएशन करेंगे, ठीक है। ये हमारा 4th ऑप्शन में भी जैसे ओवर वैल्यूएशन ऑफ असेट दे रखा था, वहाँ अंडर आएगा, और अंडर वैल्यूएशन दे रखा था ओवर आएगा। बाकी कोई भी ऑप्शन ठीक नहीं है इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट है एज पर डैश अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट ए बिजनेस इज ट्रीटेड एज सेपरेट फ्रॉम इट्स ओनर्स पर्सनल अफेयर्स, एक ऐसी अकाउंटिंग की कॉन्सेप्ट जिसमें उसके बिजनेस को, यानी कि ओनर के बिजनेस को, ओनर के जो पर्सनल जो उसके निजी कार्य है उससे बिल्कुल ही अलग रखा जाता है, ट्रांजैक्शन जो है वो अलग अलग की जाती है। तो ये बिजनेस एंटिटी यानी कि व्यवसाय के अस्तित्व की अवधारणा, जिसमें व्यवसाय को बिल्कुल पृथक अस्तित्व मिलता है अपने स्वामी से, ओनर के जो ट्रांजैक्शन है उसके अलग होते हैं और बिजनेस के ट्रांजैक्शंस जो वो अलग होते हैं, बिजनेस एंटिटी के कॉन्सेप्ट में आ जाएगा। फाइंड द ओड वन आउट विद रिगार्ड टू एप्लीकेशन ऑफ कॉस्टिंग प्रिंसिपल्स, कॉस्टिंग प्रिंसिपल्स के एप्लीकेशन के हिसाब से कौन सा अलग है उसे छांटना है। ये वेरिएंस एनालिसिस फॉर मटेरियल, मटेरियल का वेरिएंस एनालिसिस किया जा रहा है यहाँ पे, ये अलग हो जाएगा। बाकी मार्जिन ऑफ सेफ्टी, ब्रेक इवन एनालिसिस एंड कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट रेशियो यानी कि पीवी रेशियो, ये सारे हमारे कॉस्टिंग प्रिंसिपल्स में आ जाते हैं। नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग इज द रेगुलेटरी बॉडी फॉर इंश्योरेंस बिजनेस इन इंडिया, ये IRDA फुल फॉर्म हो जाएगी, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, और 1999 में ये फाउंडेड हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सपोज दैट ए कंपनी ओनली पेज डिविडेंड, सपोज मान लीजिए कि एक कंपनी डिविडेंड पे कर रही है, ओनली पेज डिविडेंड करती है, व्हेन इट कैन नॉट प्रॉफिटेबली री इन्वेस्ट इट्स अर्निंग, ठीक है, अपनी वो अर्निंग को री इन्वेस्ट नहीं कर पा रही है लाभदायक तरीके से, व्हाट कैन सच ए डिविडेंड डिसीजन बी कैटेगराइज एज, तो ऐसा कौन सा डिसीजन है जो यहाँ पे लागू किया जाएगा, रेसिडुअल पैसिव डिविडेंड डिसीजन, अवशिष्ट निष्क्रिय लाभांश निर्णय। इन दिस डिसीजन कंपनी हैज़ पेड फॉर इट्स कैपिटल एक्सपेंडिचर्स एंड वर्किंग कैपिटल कॉस्ट बिफोर पेइंग डिविडेंड टू शेयर होल्डर, यानी कि शेयर होल्डर को डिविडेंड पे करने से पहले कंपनी अपने सारे खर्चे, कैपिटल एक्सपेंडिचर और वर्किंग कैपिटल के जो खर्चे वो सारे के सारे पेमेंट कर दे रही है। तो यहाँ पे क्या आता है, देखिए जब सारे खर्चों के बाद डिविडेंड पे किया जाएगा तो डिविडेंड जरूरी तो नहीं ना हर साल एक जैसे ही बचेगा, किसी साल कम किसी साल ज़्यादा, तो दिस मीन्स दैट द डॉलर अमाउंट ऑफ डिविडेंड्स पे टू इन्वेस्टर्स ईच ईयर विल वेरी, अलग अलग होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द स्टाइल ऑफ लीडरशिप कॉल्ड वेयर बाय द लीडर एज्यूम्स, लीडरशिप स्टाइल हमें छांटना है जहाँ पे लीडर ये मान के चलता है कि ऑल द पावर्स एंड लव्स टू डिक्टेट द फॉलोअर्स एज ऑल द डिसीजंस आर सेंट्रलाइज्ड, ये सारे डिसीजन उसके ही हाथ में है, और वो लव्स टू डिक्टेट द फॉलोअर्स मतलब वो अपने फॉलोअर्स पे, अपने अनुयायियों पर हुक्म चलाना पसंद करता है, सारी पावर्स उसके हाथ में, सारा डिसीजन भी वही खुद ही लेता है। तो ये कौन सा लीडरशिप स्टाइल हो जाएगा, ऑटोक्रेटिक लीडरशिप। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज द टर्म एस्प्रिट डी कोर्स वन ऑफ हेनरी फ्यूअल्स 14 मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स मीन, जो हेनरी फ्यूअल जी के जो 14 आधारभूत सिद्धांत हैं, ठीक है, प्रबंध के जो 14 बेसिक प्रिंसिपल्स हैं उसमें
एस्पिरिट डी कोर्स जो वर्ड है वो किसके लिए यूज़ हुआ है, वो टीम स्पिरिट के लिए यूज़ हुआ है, क्या सहयोग की भावना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु डेवलप द मैनेजरियल ग्रिड एज ए टूल ऑफ परफॉर्मेंस इवेल्यूएशन। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है। इवेल्यूएशन की जो यहाँ पे परफॉर्मेंस इवेल्यूएशन के जो टूल्स के रूप में जिसको यूज़ किया जाता है मैनेजमेंट ग्रिड, कई बार क्वेश्चन आता है कि जब मैनेजर अपने पीपल पे ज़्यादा ध्यान देता है, प्रोडक्शन पे नहीं देता, तो वहाँ पे कितना आएगा, कितना मेजरमेंट होगा, और जो प्रोडक्शन पे ज़्यादा देता है पीपल पे कम देता है तो वहाँ पे कितना मेजरमेंट होगा। तो ये इस तरह से क्वेश्चन आता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि भाई किसने मैनेजरियल ग्रिड दी थी, रॉबर्ट ब्लैक एंड जेन माउंटन ने दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉस्टिंग टेक्निक्स इज सुटेबल फॉर मैन्युफैक्चरिंग बिस्किट्स ऑफ सिमिलर डिस्क्रिप्शन फॉर ए बिस्किट कंपनी थ्रू आउट द ईयर। भी कौन सी ऐसी कॉस्टिंग टेक्निक है, एक बिस्कुट बनाने वाली कंपनी कौन सी ऐसी कॉस्टिंग टेक्निक यहाँ पे अपनाए, सिमिलर डिस्क्रिप्शन, सारे ही बिस्किट पर एक जैसा विवरण जो है वो देना है, तो ये बैच कॉस्टिंग में आ जाएगा, यानी कि पूरा एक बैच की तरह जब उसका प्रोडक्शन जो किया जाएगा। बैच कॉस्टिंग क्या होती है, इन बैच कॉस्टिंग कॉस्ट आर एक्यूमुलेटेड एंड असर्टेन्ड फॉर ईच बैच सेपरेटली। फॉर एग्जाम्पल बिस्किट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, रेडीमेड गारमेंट्स, इंडस्ट्रियल ड्रग इंडस्ट्री एक्सेट्रा, ये हमारे सारे बैच कॉस्टिंग में आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन एमर्जिंग चैलेंज फॉर एन HR मैनेजर इन द कंटेम्प्रेरी कंटेस्ट। यानी कि जो HR मैनेजर है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर है, उसके आगे कौन सा चैलेंज नहीं है आज के टाइम में। पैरोल मैनेजमेंट जो है ये कोई चैलेंज नहीं है, बाकी सारे ही चैलेंज हो जाते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर के सामने। ग्लोबलाइजेशन का, वैश्वीकरण का, मैनेजमेंट ऑफ वेरियस कल्चरल इशू ऑफ एम्प्लॉयज़, अपने जो भी एम्प्लॉयज़ हैं सभी डिफरेंट कल्चरल क्राइटेरिया से निकल के आते हैं, तो ये वाले इशू को मैनेज करना भी उसके सामने एक चैलेंज हो जाता है। और मैचिंग वेरियस एम्प्लॉयज़ एक्सपेक्टेशंस विद ए करियर पाथ, ये भी एक चैलेंज जो है उभर के सामने आता है HR मैनेजर के आगे। तो जो सा नहीं आता है पेरोल मैनेजमेंट, जो नहीं आता है वो तो पढ़ना ही पढ़ना है, साथ में जो आते हैं वो भी ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से हेनरी फ्यूल के प्रिंसिपल्स में से विच ऑफ हेनरी फ्यूल्स 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट डिपिक्ट द पैराज वन हैड वन प्लान। यानी कि एक योजना पे अगर काम किया जा रहा है तो वहाँ पे एक ही हेड होना चाहिए डायरेक्ट करने वाला, तो ये यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में आ जाता है। नेक्स्ट में क्वेश्चन 46 क्वेश्चन है द टर्म सेज स्टैंड फॉर स्पेशल इकोनॉमिक जोन। स्पेशल इकोनॉमिक जोन का आगे भी एक क्वेश्चन आएगा, तो पहले पढ़ लेते हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन होते क्या है। देखिए स्पेशल इकोनॉमिक जोन इट इज़ एन एरिया इन ए कंट्री दैट इज सब्जेक्ट टू डिफरेंट इकोनॉमिक रेगुलेशंस दैन अदर रीजन्स विद इन द सेम कंट्री। एक ही कंट्री में एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन, एक विशेष आर्थिक क्षेत्र है, यहाँ के प्रोडक्शन की बात की गई है। जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है ये क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कि मेनली यहाँ पे जो प्रोडक्शन होता है वो एक्सपोर्ट के लिए ही होता है। और स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स जनरेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ फॉर द प्रोडक्शन फॉर द पॉपुलेशन। ये तो है ही, अगर वो जो काम करेंगे एक्सपोर्ट करेंगे तो गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन भी करना पड़ेगा, और प्रोडक्शन के लिए एम्प्लॉयज़ की जरूरत तो पड़ेगी। तो यहाँ पे जनरेट कर रहे हैं वो एम्प्लॉयमेंट को, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को फॉर द पॉपुलेशन। देखिए पहले क्वेश्चन पूछा था 14 बेसिक प्रिंसिपल किसने दिए मैनेजमेंट के, हेनरी फ्यूल ने। और अभी ये फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट किसे कहा जाता है, FW टेलर को। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉर्म ए प्राइमरी पार्ट ऑफ द जनरल फंक्शन एरिया ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का जो मुख्य कार्य वो नहीं है जो टेकिंग केयर ऑफ क्वालिटी वाइल प्रोक्यूरिंग रॉ मटेरियल में क्वालिटी देखना, ये ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट नहीं है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिर्फ ह्यूमन बींग से ही रिलेट करती है। तो मेजरिंग परफॉर्मेंस एंड डेवलपिंग एम्प्लॉयज़ पोटेंशियल, ठीक है, जो संभावनाएं हैं एम्प्लॉयज़ की वो देखना, उनको डेवलप करना और उनकी परफॉर्मेंस को मेज़र करना। डिटरमाइनिंग एंड स्टाफिंग, निश्चित करना एम्प्लॉयमेंट की नीड्स को, स्टाफिंग करना और उनकी नीड्स को जो है वो डिटरमाइन करना। एंटिसिपेटिंग एंड कोपिंग विद ऑर्गेनाइजेशनल चेंज, ऑर्गेनाइजेशन में अगर चेंज आ जाता है, ज़्यादा की नीड है तो ज़्यादा को काम पे रखना, कम की नीड है तो कम को रखना, तो ये सब देखना जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का काम है। लेकिन रॉ मटेरियल को देखना वो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के एरिया में नहीं आता है। नेक्स्ट है प्रोफेसर एल्टन मेयो कैन राइटली बी कैटेगराइज्ड एज ए बिहेवियरल साइंटिस्ट। इनको क्या कहा जाता है, इनको व्यवहारिक वैज्ञानिक कहा जाता है। एल्टन मेयो जी ने अपने साथी के साथ मिलकर हॉर्थन स्टडीज़
हॉर्थन कंपनी में जो प्रयोग किए थे, जिसे हॉर्थन स्टडीज़ भी कहा जाता है, ये प्रोफेसर एल्टन मेयो उसके जन्मदाता थे और इन्हें व्यवहारिक वैज्ञानिक कहा जाता है, बिहेवियरल साइंटिस्ट कहा जाता है, क्योंकि वो ह्यूमन बीइंग के व्यवहार को इन्होंने नोटिस किया था अपनी स्टडीज़ में, तो इसीलिए ये बिहेवियर से संबंधित हो जाते हैं। देखिए एग्ज़ाम कैंसिल हो गया है 18 जून को, जो पीजीटी मेल कैंडिडेट्स का, कॉमर्स वाले कैंडिडेट्स का जो पेपर था वो कैंसिल हो चुका है, लेकिन कैंसिलेशन का मतलब ये तो नहीं है ना कि एग्ज़ाम आगे होगा ही नहीं, तो अपनी तैयारी फुल रखनी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए टूल फॉर एनालिसिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का विश्लेषण करने की कौन सी टेक्निक नहीं है? ट्रेंड एनालिसिस है, फंड फ्लो एनालिसिस है, रेशियो एनालिसिस भी है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट ये एनालिसिस करने की टेक्निक नहीं है, ये खुद ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट होती है। नेक्स्ट है मिस्टर अंबानी वांट्स ए फुल कस्टमाइज्ड प्राइवेट जेट। मिस्टर अंबानी चाहते हैं एक प्राइवेट जेट लेना, विच मस्ट हैव ए बिग डाइनिंग लॉन्ग इन इट अनलाइक अदर एयरक्राफ्ट। ही ऑफर द कॉन्ट्रैक्ट टू लेफ्ट ड्रीमलाइंस लिमिटेड फॉर मैन्युफैक्चरिंग। ड्रीमलाइंस लिमिटेड को इन्होंने निर्माण कार्य सौंप दिया, उसका कॉन्ट्रैक्ट सौंप दिया। तो विच कोस्टिंग प्रिंसिपल शैल द कंपनी यूज़, तो कौन सा कोस्टिंग प्रिंसिपल कंपनी यूज़ करेगी टू मैन्युफैक्चर द सेड एयरक्राफ्ट फॉर मिस्टर अंबानी। मिस्टर अंबानी के एयरक्राफ्ट बनाने के लिए कौन सा प्रिंसिपल कंपनी यूज़ करेगी? जॉब कोस्टिंग। जॉब कोस्टिंग क्या होता है? जॉब कोस्टिंग होता है हर डिफरेंट जॉब के लिए, डिफरेंट जॉब के लिए जो कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं वो जॉब कोस्टिंग में आते हैं, तो यहाँ भी ये डिफरेंट ही है, जॉब कोस्टिंग में ही चला जाएगा। नेक्स्ट है इन ए डैश स्टेटमेंट ईच अकाउंट इज एक्सप्रेस्ड एज ए परसेंटेज ऑफ द वैल्यू ऑफ सेल्स। ये कॉमन साइज स्टेटमेंट, कॉमन साइज स्टेटमेंट में सेल को 100 मान लिया जाता है और बाकी सारे जितने भी हमारे पास टर्म होते हैं उन सभी को सेल की परसेंटेज के रूप में दिखाया जाता है, तो कॉमन साइज स्टेटमेंट में ही ऐसा होता है। सपोज देर आर टू पार्टनर्स। 53 क्वेश्चन है कि मान लीजिए दो साझेदार है ए एंड बी। A brings ₹2 lakh while B brings in ₹1 lakh capital for the firm. फर्म के लिए A लेकर आया 2 लाख और B लेकर आया 1 लाख रुपए की पूंजी। A is actively involved in the business. A बिजनेस में एक्टिव है, while B is not at all contributing to it. और B नहीं है एक्टिव है, तो the profit and loss account reveals a profit of ₹30,000 for the year. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ने कितना प्रॉफिट दिखाया? 30,000 रुपये का। हाउ विल द प्रॉफिट बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ए एंड बी। ए और बी के बीच में कैसे बांटा जाएगा इस प्रॉफिट को? इन द एब्सेंस ऑफ ए पार्टनरशिप डीड। देखिए इन द एब्सेंस ऑफ ए पार्टनरशिप डीड प्रॉफिट विल डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर्स इन इक्वल बांट देंगे दोनों में। 30,000 का तो 15-50, ठीक है। कोई जब उनके बीच में समझौता ही नहीं है, और समझौते के अभाव में क्या होता है? बराबर बराबरी लाभ को बांटा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टर्म एलपीजी इन ए बिजनेस एनवायरनमेंट स्टैंड्स फॉर। ये वैसे तो होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, लेकिन अगर बिजनेस की बात करें तो एलपीजी का मतलब होता है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द पर्सन हु विदाउट बीइंग ए रियल पार्टनर। एक ऐसा बंदा जो पार्टनर तो है ही नहीं, सो बिहेव्स एज टू लीड अदर्स टू बिलीव हिम टू बी ए पार्टनर कॉल्ड, लेकिन दूसरों को ऐसे दिखाता है कि वो एक पार्टनर ही है, तो ये पार्टनर बाय एस्टोपल यानी कि प्रदर्शन द्वारा साझेदार उसे कहा जाता है। तो जब दिखावे के लिए वो पार्टनर है, ऐसे पार्टनर है ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एल्टन मेयो के किए हुए प्रयोगों से द स्टडी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर कंडक्टेड इन द 1920s बाय वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी लोकेटेड एट शिकागो इज़ पॉपुलरली नोन एज। उन्हें क्या कहा जाता है? हार्थन स्टडीज़ उन्हें कहा जाता है। हार्थन प्लांट में इन्होंने ये प्रयोग किए थे, तो हार्थन स्टडीज़ इन्हें कहा जाता है। कंपनी का नाम है वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी। इंपॉर्टेंट हो जाता है, पेपर में ये भी पूछा जाता है कि कौन सी कंपनी में एल्टन मेयो ने ये प्रयोग किए थे? वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी में किए थे। कब किए थे? 1920s में किए थे। कहाँ पे थी ये कंपनी? शिकागो में थी। किसने किए थे? एल्टन मेयो ने किए थे। सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पुटिंग ए राइट मैन इन द राइट जॉब, सही आदमी को सही काम देना अकॉर्डिंग टू हिज क्वालिफिकेशन एंड एबिलिटी, उसकी योग्यताओं के अनुसार, तो ये क्या कहलाता है? स्टाफिंग कहलाता है। हेनरी फ्यूल के प्रिंसिपल्स में से अब ये 4th क्वेश्चन आया है। फर्स्ट क्वेश्चन आया था कि 14 बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट किसने दिए? हेनरी फ्यूल ने दिए। फिर हमारा क्वेश्चन आया था टीम स्पिरिट का, एस्प्रिट डी कोर्प्स का। उसके बाद क्वेश्चन आया कि वन हेड वन प्लान का, वो यूनिटी ऑफ कमांड का, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का, सॉरी। और अब आया है कि ए प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इन इट्स प्लेस। एक प्लेस, एक जगह सभी के लिए और सभी चीज़ें अपनी अपनी जगह पर, ये होता है ऑर्डर में,
ठीक है। ऑर्डर दोनों चीज़ों के लिए होता है, मानवीय संसाधन ह्यूमन रिसोर्सेज के लिए भी और फिजिकल भौतिक संसाधनों के लिए भी। मानवीय संसाधन और भौतिक संसाधन उन दोनों के लिए ही जो ऑर्डर डिसाइड किया जाता है, तो ये ऑर्डर में आ जाएगा। हेनरी फ्यूल के टॉपिक से 4 क्वेश्चन आ चुके हैं। Which of the following strategies allows a firm to excel over competitors by offering product or service at the least cost? देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि ऐसी स्ट्रैटेजी जिसमें एक फर्म अपने कॉम्पिटिटर्स से कम्पीट कर सकती है, कब? जब वो कम कीमत पर अपने प्रोडक्ट या सर्विस को प्रोवाइड करे, तो ये कॉस्ट लीडरशिप हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजन एंड साजन स्टार्टेड ए बिजनेस ऑन 1 जनवरी 2017 विद कैपिटल ऑफ ₹30,000 एंड 20,000 रिस्पेक्टिवली। राजन साजन 2 पार्टनर हैं, बिजनेस स्टार्ट किया है 30,000 और 20,000 रुपये की पूंजी लगाकर। अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड, साजन इज एंटाइल्ड टू ए सैलरी ऑफ ₹500 पर मंथ। डीड के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, साजन को जो है सैलरी मिलेगी 500 रुपये पर महीने के हिसाब से। वाइल इंटरेस्ट टू बी अलाउड ऑन कैपिटल इज एट ए रेट ऑफ 6% फॉर बोथ द पार्टनर्स। दोनों ही पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी मिलेगा 6% के हिसाब से। द रिमेनिंग प्रॉफिट जो है वो बढ़ जाएगा 5:3 के रेशियो में, मस्ट बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ 5:3। आफ्टर 21 December 2017 द फर्म अर्नड ए ग्रोस प्रॉफिट ऑफ ₹25,000। तो जो प्रॉफिट है वो 25,000 रुपये का। ड्यूरिंग द ईयर राजन एंड साजन विड्रा ₹8,000 एंड ₹10,000 रिस्पेक्टिवली। दोनों ने ड्राइंग भी किए, आहरण भी किए 8,000 रुपये 10,000 रुपये का। कैलकुलेट द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल्स ऑफ राजन एंड साजन रिस्पेक्टिवली एज्यूमिंग प्रॉफिट्स वर क्रेडिटेड इन देयर रिस्पेक्टिव कैपिटल अकाउंट। निकालना क्या है, क्लोजिंग बैलेंस, कैपिटल का क्लोजिंग बैलेंस। तो सबसे पहले हमें जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन है उसको ही समझना होगा कि प्रॉफिट सारे के सारे 25,000 को इक्वल नहीं बांटना है। जो उन्हें दिया जाना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना के पार्टनर्स को जो भी दिया जाएगा वो सबसे पहले वो देना पड़ेगा। साजन को मिले 500 रुपये पर महीने के हिसाब से, तो बाय प्रॉफिट लिखेंगे 25,000 टू सैलरी ऑफ साजन। 6,000 कैसे आया, ये 500 पर मंथ थे, 12 से मल्टीप्लाई हम कर देंगे, 500 की 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उन दोनों की जो ओपनिंग कैपिटल है उसके ऊपर लगा दिया गया है। अब जो प्रॉफिट आया यानी कि 16,000 जो आया उसको 5:3 के रेशियो में डिवाइड कर देंगे, क्योंकि ये भी क्वेश्चन के अंदर गिवन है। प्रॉफिट आ गया अब हमारे पास। अब हम ओपनिंग कैपिटल को लेके चलेंगे क्योंकि हमें क्लोजिंग कैपिटल तक जाना है। ओपनिंग कैपिटल 30,000 20,000, उसके बाद सैलरी मिली साजन को 6,000 की, तो साजन की कैपिटल में हम ऐड कर देंगे। फिर उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला दोनों को, दोनों की कैपिटल में ऐड कर देंगे। फिर प्रॉफिट मिला जो 10,000 6,000 का, उसको भी ऐड कर देंगे। उसके बाद जो उन्होंने ड्राइंग करी है उसको हम लेस करेंगे, तो हमारे पास क्लोजिंग कैपिटल आ जाएगी 33,800 की और 23,200 की। ऑप्शन ए जो है वो यहाँ पे सही हो जाएगा। When the completion stage of a contract is more than half, यानी कि जब एक कॉन्ट्रैक्ट है और उसका जो completion stage है, पूरा होने वाली जो स्टेज है वो अगर आधे से ज़्यादा हो गया, तो द प्रॉफिट टू बी क्रेडिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट विल बी इक्वल टू, कितना आएगा ये प्रॉफिट, ये हो जाएगा 2/3 मल्टीप्लाई बाय नेशनल प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय कैश रिसीव डिवाइडेड बाय वर्क सर्टिफाइड। आगे एक क्वेश्चन और आएगा इसी में से कि अगर जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट है वो 25% से ज़्यादा हो चुका और 75 से कम हुआ है, तो वहाँ पे क्या लगेगा, वहाँ पे हमारा ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा। अभी मोर देन हाफ है तो 2/3 से मल्टीप्लाई करनी है, और जब 25% से ज़्यादा 75 से कम हो तो 1/2 पे आ जाएगा हमारा आंसर। द फोकल पॉइंट ऑफ द रुग्बी राउंड ऑफ गेट ऑन एग्रीमेंट ऑफ ट्रिप्स वॉज, ये होता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। ये हमने बिल्कुल डिटेल में करी है क्वेश्चन, इसमें जाके अपनी वीडियो में, तो वीडियो में जाके आप आराम से देख सकते हैं, उसको अच्छे से समझ सकते हैं। WTO के बारे में पूरा बताया गया है, जितने भी क्वेश्चन अभी तक पेपर में पूछे गए हैं सारे बताए गए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स हैज़ रिप्लेस द मोनोपोलिस्टिक रिस्ट्रिक्टिव एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, MRTP की जगह कौन सा एक्ट जो है वो लागू किया गया था, कंपटीशन एक्ट लागू किया गया था 2002 जो है वो इसका ईयर है, ईयर को भी याद में रखना है। एसेंशियल कमोडिटी का एक्ट जो हमारा ईयर है वो 1955, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 और फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006। नेक्स्ट क्वेश्चन है द 8th राउंड ऑफ गेट, यानी कि रुकवे राउंड जो था वो फाइनली रिजल्टेड इन द कन्वर्जन ऑफ गेट इनटू वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। गेट को क्या बना दिया गया था, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट है डैश इन रेफरेंस टू इंटरनेशनल ट्रेड
इज द एक्सपोर्ट बाय ए कंट्री और कंपनी ऑफ ए प्रोडक्ट एट ए प्राइस दैट इज़ लोअर इन द फॉरेन मार्केट देन द प्राइस चार्ज इन द डोमेस्टिक मार्केट। यानी कि अपने घरेलू बाजार में जो प्राइस लिया जा रहा है फॉरेन में उससे भी कम लिया जा रहा है, तो ये क्या हो जाता है, डंपिंग। नेक्स्ट है हमारा डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन इज द रूल दैट इज एप्लीकेबल फॉर नॉमिनल अकाउंट्स। सभी को पता है नॉमिनल अकाउंट का रूल है अपना। WTO का नेक्स्ट क्वेश्चन, द जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड, यानी कि गेट की फुल फॉर्म बता दिया, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड एज साइंड बाय 23 मेजर कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया केम इनटू फोर्स इन द ईयर 1947 से 1948 में। ये अस्तित्व में आया था 1947 से 1948। द मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट वाज डेवलप्ड, पीटर एफ ड्रकर ने अपनी बुक में प्रिंसिपल ये प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट वाली बुक में जो कि 1954 में आई थी, उसमें मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव के बारे में बताया था। तो ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव की जो अवधारणा है वो किसने डेवलप करी, पीटर एफ ड्रकर ने करी, और इसका दूसरा नाम क्या है, मैनेजमेंट बाय प्लानिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट इनेक्टेड कब हुआ, 1986 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70 क्वेश्चन, जर्नली ए और एन डैश इन ए कॉन्ट्रैक्ट प्रोवाइड्स दैट, कि एक कॉन्ट्रैक्ट में जनरली एक ऐसी चीज़ है जो लागू करती है कि द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस वुड बी सुटेबली एनहेंस्ड ऑन द हैपनिंग ऑफ ए स्पेसिफाइड कंटीजेंसीज, यानी कि अगर कोई स्पेसिफाइड चेंजेस आते हैं कंडीशन में, कोई भी विशेष आकस्मिकताएं आ जाती हैं, विशेष आकस्मिकताओं के उत्पन्न होने पर, कोई भी इमरजेंसी आने पर कॉन्ट्रैक्ट प्राइस को बढ़ाया जा सकता है। तो ये कौन से क्लॉज में बताया गया है, एस्केलेशन क्लॉज में बताया गया है, वृद्धि खंड में इसको बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रीटेड एज पर द प्रिंसिपल्स ऑफ नॉमिनल अकाउंट, कि भाई इसमें से किसको प्रिंसिपल ऑफ नॉमिनल अकाउंट के अंदर ट्रीट किया जाता है, नॉमिनल अकाउंट के अंदर बैड डेट्स रिकवरी अकाउंट को। नेक्स्ट क्वेश्चन 72 क्वेश्चन, इन लाइन एंड स्टाफ स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन द अथॉरिटी लाइन्स विद, अथॉरिटी लाइन जो है वो किस में चलती है, यानी कि अधिकार जो है कौन सी लाइन में चलते हैं, लाइन पर्सनल में चलते हैं, लाइन पर्सनल। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉस्टिंग प्रिंसिपल्स इज बेस्ड ऑन कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल एंड एस्टिमेटेड कॉस्ट। तो देखिए स्टार्टिंग में ही थर्ड क्वेश्चन हमने कराया कि जहाँ पे वास्तविक और अनुमानित लागत का जो है तुलना की जाती है, तो किस में की जाती है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट रिगार्डेड एज ए कंज्यूमर। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अकॉर्डिंग किसको कंज्यूमर नहीं माना जाता है, उस बंदे को जो दोबारा से सेल करने के लिए गुड्स को खरीदता है। एनीवन हु ऑब्टेन गुड्स फॉर रीसेल, अब कौन कौन से कंज्यूमर में आते हैं, एनीवन हु हायर्स और अवेल्स एनी सर्विसेज, एनीवन हु यूजेज और इज बेनिफिटेड फ्रॉम सर्विस विदाउट मेकिंग एनी पेमेंट, और एनीवन हु बाइज एनी गुड्स और सर्विसेज। तो जो रीसेल करने के लिए खरीदता है वो कंज्यूमर नहीं होता है। कंज्यूमर कौन होता है, जो लास्ट में कंजम्पशन करता है। द एग्रीगेट ऑफ टोटल इनडायरेक्ट कॉस्ट आर टर्म्ड एज, जितने भी कुल अप्रत्यक्ष लागतें उन्हें क्या कहा जाता है, ओवरहेड कॉस्ट उन्हें कहा जाता है, ऊपरी व्यय लागतें उन्हें कहा जाता है। देखिए, पेमेंट टू ए कॉन्ट्रैक्टर इज मेड ऑन द बेसिस ऑफ डैश, कॉन्ट्रैक्टर को जो पेमेंट की जाती है वो कैसे की जाती है, सर्टिफाइड वर्क के हिसाब से पेमेंट की जाती है। जो फॉर्मूला आता है उसमें भी सर्टिफाइड वर्क को हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फॉलोइंग आर द एक्सपेंडिचर्स फॉर ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ ₹6 लाख कमेंस्ड इन जनवरी 2017। 2017 में एक कॉन्ट्रैक्ट शुरू हुआ, 6 लाख रुपए जो खर्चा था, मटेरियल 1,20,000 का, वेजेस 1,64,400 के, प्लांट्स है 20,000 के, बिजनेस चार्जेस है 8,600 के, कैश रिसीव हुआ है 2,40,000, बीइंग 80% ऑफ वर्क सर्टिफाइड, डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट है 10% और वैल्यू ऑफ मटेरियल इन हैंड है 10,000। तो कैलकुलेट द नेशनल प्रॉफिट एज पर कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। ये कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट जब हम तैयार करेंगे तो यहाँ पे सारे खर्चे लिख देंगे जो जो गिवन है, मटेरियल, वेजेस, प्लांट का डेप्रिसिएशन लगेगा बस 10%, 2,000, बिजनेस चार्जेस है, बाय वर्क सर्टिफाइड कैसे निकलेगा, अब ये जो वैल्यू है वो 80% की वैल्यू है, नहीं हमारा जो वर्क सर्टिफाइड है वो सिर्फ ये वाला जो वर्क है वो 80% है, यानी कि ये किसी चीज़ की 80% वैल्यू है। तो फुल जो हम निकालेंगे 100/80 करके 3 लाख आ गया। क्लोजिंग स्टॉक बाय में ये नेशनल प्रॉफिट निकल गया 15,000, जो कि हमें चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 44 ऑफ द कंपटीशन लॉ द पेनल्टी फॉर मेकिंग फॉल्स स्टेटमेंट, में कुछ भी गलत स्टेटमेंट लिखने पे जो दंड है वो कितना है, या ओमिशन टू फर्निश मटेरियल इन्फॉर्मेशन बाय एनी पार्टी, दंड की बात यहाँ पे की गई है कंपटीशन लॉ में सेक्शन 44 के अंदर, कि जो कम से कम पेनल्टी है वो 50 लाख होगी और मैक्सिमम पेनल्टी कितनी होगी
1 करोड़ रुपए की। तो ऑप्शन ए के साथ हम चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश वॉज प्रोपाउंडेड बाय प्रोफेसर विलियम ओची। विलियम ओची ने क्या दिया था, थ्योरी जड़ दी थी। अब देखिए थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई अलग अलग नहीं है, एक ही थ्योरी है, थ्योरी एक्स एंड वाई। डगलस मैकग्रेगर ने जो दी थी ERG थ्योरी एल्डरफर ने दी थी, और ERG की फुल फॉर्म क्या है, एक्सिस्टेंस रिलेटेडनेस एंड ग्रोथ। ये जो थ्योरीज है सारी मोटिवेशन की थ्योरी हमने बहुत बार पेपर में की है। ये क्वेश्चन जब डिटेल में किया है तो वहाँ पे भी किए हमने दोबारा से, और जो फर्स्ट वीडियो थी इस चैनल पे जो स्टार्टिंग में आई थी उसकी फर्स्ट वीडियो में ही सारी मोटिवेशनल थ्योरी जो बताई गई है। तो अगर आपको एक्सप्लेन में सारी ही मोटिवेशनल थ्योरीज देखनी है तो दूसरी वीडियो पे जाके आप देख सकते हैं। 2018 की क्वेश्चन नंबर 94 में फुल एक्सप्लेनेशन की गई है। सारे ही वीडियोस में जो क्वेश्चन नंबर है सीरियल नंबर डाला गया है, तो आप आराम से जाके ढूंढ सकते हैं वीडियोस को। और अगर नोट्स चाहिए स्टार्ट के तो टेलीग्राम चैनल पे जाके भी आप नोट्स जो है ले सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नेम गीतास कॉर्नर एस्टेट कॉमर्स, और उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80 क्वेश्चन, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन ए स्टाइल ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट टिपिकली टॉक अबाउट विच ऑफ द फॉलोइंग। यानी कि मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन एक स्टाइल है बिजनेस मैनेजमेंट का जो किस बारे में बात करता है कि मैनेजमेंट शुड नॉट इन्वॉल्व देमसेल्व्स इन रूटीन दी थिंग्स। मैनेजमेंट को ना अपने आप को जो रोज़ की दिनचर्या की जो चीज़ें उसमें नहीं इन्वॉल्व करना चाहिए, एंड मस्ट रादर कंसंट्रेट ऑन स्ट्रैटेजी बनाने में अपना सारा ध्यान लगाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन IFC की फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है। इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन एंड एफिलिएट ऑफ द वर्ल्ड बैंक, ये क्या है, वर्ल्ड बैंक की सहायक संस्था है। वॉज एस्टैब्लिश इन द ईयर 1956 में ये एस्टैब्लिशमेंट हुई थी इसकी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है कि मर्जर डज नॉट फॉर्म ए पार्ट ऑफ अमलगामेशन। देखिए दोनों ही चीज़ें वैसे तो सेम सी होती है, इसमें भी दो से ज़्यादा फर्में जो है वो इकट्ठी होती हैं और इसमें भी इकट्ठी होती है। लेकिन क्या है, मर्जर में एक फर्म अपनी एंटिटी अपनी पहचान खो देती है और दूसरी फर्म के नाम से आगे व्यापार चलता है। लेकिन अमलगामेशन में दोनों ही फर्में एक नई एंटिटी के रूप में आ जाती हैं और एक नए तरीके से वो अपना काम शुरू करती है, नए नाम से अपना काम शुरू करती हैं। ठीक है, मर्जर जो है अमलगामेशन का पार्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ अंकटाड, ए बॉडी ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। अंकटाड की फुल फॉर्म, अंकटाड से भी यहाँ इस पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं। अंकटाड की जो फुल फॉर्म है ये तो एस्टेट के पेपर में भी, DSSB फीमेल PGT कॉमर्स वाले पेपर में भी पूछी गई थी। यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, अंकटाड की फुल फॉर्म हो जाएगी यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकाउंटिंग फॉर टैक्सेस ऑन इनकम इज डेल्ट विद इन अकाउंटिंग फॉर टैक्सेस ऑन इनकम, कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में इसकी बात की गई है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 22 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अजम्पशन ऑफ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के दो प्रैक्टिकल क्वेश्चन आए हैं इस पेपर में, और यहाँ थ्योरी का क्वेश्चन है कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी की कौन सी अजम्पशंस जो है वो नहीं है, अवधारणा नहीं है कि एंटिसिपेटेड यूजेस ऑफ मटेरियल इन यूनिट्स इज नॉट नोन। कह रहे कि यूजेस ऑफ मटेरियल है वो पता ही नहीं होता, ये इसकी अवधारणा नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन ही शुरू यहीं से होता है। यहाँ पे यूजेस जो है वो अपने फॉर्मूले में भी यूज़ की जाती हैं, अनुमानित उपयोग वहाँ पे लिखा गया होता है, तो ये इसकी अवधारणा नहीं है। बाकी सारी अवधारणाएं हैं कि इसमें लीड टाइम जो है वो 0 होता है, ऑर्डरिंग पर कॉस्ट एंड केयरिंग कॉस्ट पर यूनिट सब कुछ दिया गया होता है, एंड दे आर फिक्स, वो फिक्स होते हैं। कॉस्ट पर यूनिट ऑफ द मटेरियल इज कांस्टेंट एंड इज नोन एज वेल, और वो अच्छे से पता होता है कि क्यों कितना है। तो सारी अवधारणाएं हैं लेकिन ये वाली अवधारणा इसकी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंकटाड वाज एस्टैब्लिश बाय द यूनाइटेड नेशंस इन द ईयर। देखिए आगे एक क्वेश्चन आएगा उसमें यही वाला आंसर आएगा कि भाई किसने इसका एस्टैब्लिशमेंट की, या ये किसका प्रिंसिपल ऑर्गन है, यूनाइटेड नेशंस का, और कब इसका एस्टैब्लिशमेंट हुई है 1964 में। 30 दिसंबर 1964 जो इसका एस्टैब्लिशमेंट ईयर है। फर्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, इससे हमने अभी पीछे किया है कि अंकटाड की फुल फॉर्म क्या है, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे है कि एस्टैब्लिशमेंट कब हुई, 1964 में हुई। एक क्वेश्चन आगे मिलेगा कि भाई ये किसका प्रिंसिपल ऑर्गन है, यूनाइटेड नेशंस का। अब हेडक्वार्टर कहाँ पर है इसका, जहाँ पर WTO का है, यानी कि जेनेवा स्विट्जरलैंड में। और अभी इससे ही 88 क्वेश्चन ये हम पढ़ेंगे कि WTO का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में, और इसका भी हेडक्वार्टर सेम है। फाउंडेड कौन है इसका फाउंडर, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली।
और इंडिया अंकटैड की कौन सी लिस्ट में आता है? लिस्ट 1 में आता है। और मेंबर कंट्रीज़ कितने हैं? 195 इसकी मेंबर कंट्रीज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग नेशनल कमीशन इज़ नॉट ट्रू? जो सही नहीं है वो देखनी है, सही नहीं है कौन सी है? द कमीशन कंसिस्ट ऑफ 8 मेंबर्स आउट ऑफ विच मिनिमम 2 मेंबर्स आर वुमेन। ये गलत हो जाती है क्योंकि सही क्या है? द कमीशन कंसिस्ट ऑफ 5 मेंबर्स आउट ऑफ विच मिनिमम 1 मेंबर आर वुमेन इज़ वुमेन। तो और बाकी जो सही है वो भी देख लेते हैं एक बार कि द कमीशन हियर्स द अपील मेड अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ द स्टेट कमीशन। स्टेट कमीशन में जो मामले नहीं सुलझते वो यहाँ नेशनल कमीशन में आ जाते हैं। नेशनल कमीशन हियर्स द अपील और कंप्लेंट्स वेयर द वैल्यू और कंपनसेशन एक्सीड ₹1 करोड़। ये 1986 के अकॉर्डिंग थी। अभी जो इसमें अमेंडमेंट हुए हैं उसमें 10 करोड़ से ऊपर के मामले सुलझ जाता है। द चेयरमैन ऑफ द कमीशन मस्ट बी ए सिटिंग और रिटायर्ड जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। और जो इसका चेयरमैन है वो कौन होना चाहिए? सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड जज। नेक्स्ट क्वेश्चन, WTO का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जेनेवा स्विट्जरलैंड में। ठीक है, ये हेडक्वार्टर वाले क्वेश्चन भी बहुत पूछे जाते हैं पेपर में। तो WTO का जो हेडक्वार्टर है और अंकटाड का जो हेडक्वार्टर है वो सेम जगह पे आएंगे, जेनेवा स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइल प्रिपेयरिंग ए कैश फ्लो स्टेटमेंट कैश रिसीव्ड फ्रॉम रॉयल्टी फी कमीशन एक्सेट्रा कम अंडर। कैश फ्लो स्टेटमेंट में जो ये कैश रिसीव हुई है रॉयल्टी की, फीस की, कमीशन की, क्या आती है? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में, क्योंकि ये डेली रूटीन की चीज़ें हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में आ जाती है। प्रोडक्शन एक्टिविटी तो होती नहीं, उसमें 3 ही एक्टिविटी होती है, ऑपरेटिंग, फाइनेंसिंग और इन्वेस्टिंग। आगे एक क्वेश्चन में पूछा भी गया कि कैश फ्लो स्टेटमेंट में ऐसी कौन सी एक्टिविटी है जो नहीं होती है, तो वहाँ प्रोक्यूरिंग एक्टिविटी पे ऑप्शन सही है वो। अब देखिए सेल्स का ही क्वेश्चन, स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो स्पेशली एक्सपोर्ट के लिए ही जहाँ पे प्रोडक्शन होता है, तो डैश इज़ एन एरिया इन विच बिजनेस एंड ट्रेड लाज आर डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द कंट्री। और यहाँ के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं ना वो बाकी देश के बाकी दूसरे हिस्सों से अलग होते हैं। एंड आर लोकेटेड विद इन ए कंट्रीज नेशनल बॉर्डर पर ही होते हैं। हाउएवर दे आर ट्रीटेड जस्ट लाइक फॉरेन टेरिटरी फॉर द पर्पज ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स। मेन पर्पज़ क्या होता है? ट्रेड एंड कॉमर्स का ही होता है। तो सेफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 91 क्वेश्चन कि फाइंड द ओड वन आउट विद रिगार्ड टू टैरिफ एंड नॉन टैरिफ वेरियर्स इन फॉरेन ट्रेड। देखिए फॉरेन ट्रेड में बाकी सारी बाधाएं हैं, काउंसलर फॉर्मेलिटीज़, लाइसेंसिंग, इम्पोर्ट ड्यूटीज़, लेकिन जो वॉलंटरी एक्सपोर्ट रेस्टोरेंट्स हैं वो कोई बाधा नहीं है, क्योंकि इसका हिंदी मीनिंग है स्वैच्छिक निर्यात प्रतिबंध। यानी कि जो एक्सपोर्ट करने वाली कंट्री है वो अपने आप से ही अपने एक्सपोर्ट पे लिमिटेशन लगा लेती है, लिमिट कर देती है अपने एक्सपोर्ट को, तो वो स्वेच्छा से लगाया गया प्रतिबंध है, ये कोई बाधा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एबनॉर्मल इफेक्टिवनेस और वेस्टेज वैल्यूएशन इज डन ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट पर यूनिट ऑफ गुड्स। यानी कि जो एबनॉर्मल इफेक्टिवनेस है या वेस्टेज की वैल्यूएशन करनी होती है वो किसके बेसिस पे की जाती है? कॉस्ट पर यूनिट ऑफ गुड्स के हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू फैक्टर थ्योरी किसने दी? फ्रेडरिक हर्जबर्ग ने दी टू फैक्टर थ्योरी। अब्राहिम मास्लो ने दी नीड हायरार्की थ्योरी या सेल्फ एक्चुअलाइजेशन थ्योरी। क्लेटन एल्डरफर्ड ने ERG थ्योरी, यानी कि ERG की फुल फॉर्म है एक्सिस्टेंस, रिलेटेडनेस एंड ग्रोथ। और हेनरी मीन्सबर्ग ने हमें दिया था 10 मैनेजरियल रोल्स। फ्रेडरिक हर्जबर्ग ने क्या दिया? टू फैक्टर थ्योरी। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू हालसे प्रीमियम प्लान टाइम वेज इज गारंटीड विद ए बोनस ऑफ डैश वेजेस फॉर टाइम सेव्स। बचे हुए समय का कितना वेजेस से दिया जाएगा एज ए बोनस? 50%। ये बचे हुए टाइम में 50% वेजेस दी जाएंगी, फुल वेजेस नहीं दी जाती, 50% वेजेस अकॉर्डिंग टू हालसे प्रीमियम प्लान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इन्वॉल्व्स द एग्जामिनेशन एंड रीडिज़ाइन ऑफ ए सेट ऑफ रिलेटेड वर्क एक्टिविटी दैट आर परफॉर्म्ड बाय एम्प्लॉइज टू अचीव बिजनेस गोल्स एंड वर्क फ्लोज इन एन ऑर्गेनाइजेशन। भाई क्या है जिसमें दोबारा से पहले जो काम किया है उसको एग्जामाइन किया जाता है और फिर दोबारा से रीडिज़ाइन किया जाता है, जो कि एम्प्लॉइज़ ने काम किया है अपने बिजनेस गोल को अचीव करने के लिए, और ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी काम है वो सारा दोबारा से रीडिज़ाइन करना किस में आ जाता है? बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग में आ जाता है। नेक्स्ट है द गोल ऑफ मैचिंग द नॉलेज स्किल्स एंड एबिलिटीज़। ठीक है, नॉलेज स्किल्स एंड एबिलिटीज़ को किससे मैच किया जा रहा है? दैट आर सेंट्रल टू परफॉर्म ए जॉब, जो काम करने के लिए ज़रूरी है, एज डिटरमाइंड बाय जॉब एनालिसिस, जो कि जॉब एनालिसिस में भी होता है। विद द प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज़ नॉलेज स्किल एंड एबिलिटी इज कॉल्ड एज। यानी कि एक जॉब को करने के लिए, काम को करने के लिए क्या नॉलेज चाहिए, क्या स्किल चाहिए, क्या एबिलिटी चाहिए, ये देखना। और फिर जो एम्प्लॉय है ये देखना कि एम्प्लॉय की नॉलेज क्या है, एम्प्लॉयज़ के पास कितने स्किल है और उसकी एबिलिटी क्या है, ये सब कुछ मैच करना किस में आता है?
पर्सन जो फिट में आता है। टेक्निकली इन मैनेजमेंट लैंग्वेज में, मैनेजमेंट की लैंग्वेज में इसको बोला जाता है पर्सन जो फिट। नेक्स्ट, विच लिस्ट डज इंडिया बिलोंग इन द अंकटाड मेंबरशिप लिस्ट? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेप वाइन मस्ट बी कैटेगराइज्ड अंडर? ग्रेप वाइन को किसके अंडर जो है कैटेगराइज किया जा सकता है? कम्युनिकेशन के अंदर। ग्रेप वाइन किसका प्रारूप है? इज ए फॉर्म ऑफ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का। कम्युनिकेशन जो हमारा अनौपचारिक संदेश वाहन है उसका एक टाइप, उसका ये एक प्रारूप है, तो ये कम्युनिकेशन के अंदर आ जाएगा। नेक्स्ट है, डैश इज ए वर्क ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज़ हु मीट रेगुलरली टू डिस्कस देयर प्रॉब्लम, इन्वेस्टिगेट काउजेज। देखिए डैश इज ए, भाई एक इन चारों में से एक बात ऐसी है जिसमें क्या होता है, एम्प्लॉयज़ काम करने वाले लोगों का एक समूह है जो आपस में मिलता है, प्रॉब्लम को डिस्कस करता है, इन्वेस्टिगेट काउजेज जो प्रॉब्लम है उसके कारणों की खोज करता है, रिकमेंड सॉल्यूशन समाधानों के बारे में रिकमेंड किया जाता है, एंड टेक करेक्टिव एक्शंस और फिर सही निर्णय लिया जाता है। दिस इज़ जनरली ए स्मॉल ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज़ बिलोंगिंग टू द सेम वर्क एरिया। और ये क्या होता है कि भी एक ही जगह पर काम करने वाले ही एम्प्लॉयज़ होते हैं, वो सारे के सारे ही आ जाते हैं क्वालिटी सर्कल में। ठीक है, देखिए जो डिटेल में वीडियो कराई गई है वहाँ पे अगर क्वेश्चन कहीं दूसरे पेपर से रिलेट करा है तो उसको भी बताया गया। तो अगर आपको डिटेल में ये सारे क्वेश्चन करने हैं तो आप डिटेल वाली वीडियो पे भी जा सकते हैं। और अगर एक बार आपने वो वाली वीडियोस देख ली हैं तो आप इस वीडियो पे बने रहें मेरे साथ लास्ट तक अपनी रिवीजन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मे हेल्प इन बिल्डिंग एन इनोवेशन एनेबल्ड ऑर्गेनाइजेशन? इनकी इसमें से ऐसा कौन सा है जो हेल्प करता है एक नवाचार? नवाचार क्या होता है भाई? एक्सपेरिमेंट करना। एक्सपेरिमेंट कर करके एक ऑर्गेनाइजेशन कुछ अच्छा करके दिखाती है, ये कुछ नया करना जो पहले किसी ने ना कर रखा हो। इस तरह के इनोवेशंस और जो हमारे एक्सपेरिमेंट्स हैं उसको जो एक कंपनी देखती है तो ये किसके कारण संभव हो पाता है? फॉलोइंग इफेक्टिव क्रॉस फंक्शनल टीम्स। ऐसी टीम्स बना दी जाए जो क्रॉस फंक्शनल यानी कि सभी कामों को वो देखती हो, ये आ जाता है हमारा इनोवेशन अनेबल्ड ऑर्गेनाइजेशन में। बाकी सारे क्या है? बाकी देखिए फर्स्ट में कह रहा है कि स्ट्रॉन्ग फॉर्मल ओरिएंटेशन विद एडिक्वेट ब्यूरोक्रेसी, पर्याप्त नौकरशाही यानी कि जो अपने एम्प्लॉयज़ उसको बस नौकर बना के रखना, उन्हें कोई इनोवेशन के चांस ना देना, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं करवाना, तो ये तो इनोवेशन में हेल्प ही नहीं करेगा अगर नौकर बना के किसी को रखोगे तो। स्ट्रिक्टली एडहायरिंग टू टारगेट एट एनी को, सख्ती से पालन जब किया जाएगा तो वहाँ पे भी इनोवेशन पॉसिबल नहीं होता है। फॉलोइंग द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स, अब देखिए प्रिंसिपल हम फॉलो कर रहे हैं किसी भी चीज़ को तो वहाँ पे भी इनोवेशन की बात नहीं की जा सकती। फॉलोइंग इफेक्टिव क्रॉस फंक्शनल टीम्स, क्रॉस फंक्शनल टीम जब बना दी जाती है यानी कि ऐसी टीम जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जाके भी जानकारी इकट्ठा कर रही है, सेल्स डिपार्टमेंट में भी जाके, कैश डिपार्टमेंट है, एडवर्टीजमेंट डिपार्टमेंट है, सारे ही डिपार्टमेंट से जब उनका लिंक होता है तो वो अच्छे से अपने आइडियाज़ दे सकते हैं। तो ये फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे ठीक हो जाएगा, फॉलोइंग इफेक्टिव क्रॉस फंक्शनल टीम्स। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉन्ट्रैक्ट इन विच ए बॉन्डिंग कंपनी एग्री टू रिम्बर्स, यानी कि एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें एक बॉन्डिंग कंपनी है यानी कि जिसने कॉन्ट्रैक्ट लिया है वो सहमत हो जाती है टू रिम्बर्स प्रतिपूर्ति करने के लिए ए फर्म अप टू ए स्टेटेड अमाउंट फॉर फाइनेंशियल लॉसेज काउज्ड एक्सक्लूसिवली बाय, देखिए जो लॉस हुआ है वो किस कारण से हुआ है इन सभी बॉन्ड में वो मायने रखता है। यहाँ पे जो हमारा लॉस हुआ है वो है डिसऑनेस्ट एक्ट ऑफ मैनेजर्स और अदर एम्प्लॉयज़, दूसरे कर्मचारी या मैनेजर अगर कोई बेईमानी का काम करते हैं और उसके कारण फर्म को नुकसान होता है तो वहाँ पे कौन से बॉन्ड होते हैं? ये फैलिडिटी बॉन्ड। ठीक है, ये सारे ही बॉन्ड हमने 101 क्वेश्चन जिस वीडियो में वहाँ पे सारे ही बॉन्ड हमने एक्सप्लेन करके किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज द इंटरेस्ट अर्न्ड ऑन ए गिवन डिपॉजिट और प्रिंसिपल दैट हैज़ बिकम ए पार्ट ऑफ द प्रिंसिपल एट द एंड ऑफ ए स्पेसिफाइड पीरियड, यानी कि एक विशेष अवधि के खत्म होने पर। ठीक है, इनमें से कौन सा ऐसा इंटरेस्ट है जब विशेष अवधि के खत्म होने पर जहाँ पर प्रिंसिपल का इंटरेस्ट जो है वो हिस्सा बन जाता है? ये किस में होता है? ये कंपाउंड इंटरेस्ट में होता है। पहले साल 100 रुपये 10% इंटरेस्ट लगा, 10 रुपये इंटरेस्ट हो गया तो 110 रुपये, अगले साल जब इंटरेस्ट लगेगा तो 110 रुपये भी लगेगा, यानी कि साल के एंड में प्रिंसिपल का वो हिस्सा बन जाता है इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट की बात यहाँ पे की गई है। विच अमंग द फॉलोइंग एम एट प्रोमोटिंग कॉर्पोरेट फेयरनेस, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, यानी कि जो व्यापार जगत है, जो हमारी व्यवसायिक इकाइयाँ हैं वो कितनी साफ सच्चा काम कर रही हैं, उनकी जो अकाउंटेबिलिटी है, इन सभी के बारे में किस में देखा जाता है? कॉर्पोरेट गवर्नेंस में देखा जाता है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस में कॉर्पोरेट फेयरनेस, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी के बारे में पूरी जानकारी रखी जाती है। देखिए अंकटाड का ही क्वेश्चन कि यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट इज द प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली।
यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली का प्रिंसिपल ऑर्गन है, ये क्वेश्चन भी कर चुके हैं। फॉर्मूला 1/3 नेशनल प्रॉफिट कैश रिसीव्ड बाय वर्क सर्टिफाइड इज काउस्ड कब होता है, जब ये 25 से ज़्यादा हो बट लेस देन 50% हो। 50 से कम 25 से ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट हो तो 1/3 हो जाएगा, और मोर देन 50 हो तो वहाँ पे 2/3 हो जाएगा। नेक्स्ट है बोगी स्टैंडर्ड इन कॉस्ट अकाउंटिंग इज ऑल्सो नोन एज बोगी, यानी कि बेसिक स्टैंडर्ड को और क्या कहा जाता है, आइडियल स्टैंडर्ड भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग जर्नल एंट्री रॉयल्टीज अकाउंट डेबिट, शॉर्ट वर्किंग्स अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड्स अकाउंट, फाइंड द करेक्ट सिचुएशन ऑफ द यूसेज ऑफ द अबव एंट्री। इस एंट्री की जो करेक्ट सिचुएशन है वो हमें देखनी है। करेक्ट सिचुएशन कौन सी हो जाएगी, व्हेन रॉयल्टी पेबल इज लेस दैन द मिनिमम रेंट, रॉयल्टी पेबल जो है वो मिनिमम रेंट से कम है, तो ये रॉयल्टीज अकाउंट डेबिट, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड। और जो फर्स्ट ऑप्शन है इसमें क्या हो जाएगा, व्हेन रॉयल्टी पेबल इज मोर देन द मिनिमम रेंट, तो शॉर्ट वर्किंग जो है वो क्रेडिट में आ जाएगी, एंट्री आ जाएगी रॉयल्टीज अकाउंट डेबिट टू शॉर्ट वर्किंग टू लैंडलॉर्ड्स अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज ए क्वालिटी विच शुड नॉट बी एथिकली बी फॉलोड बाय ए क्रिटिकल थिंकर वाइल इन द प्रोसेस ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग। देखिए क्रिटिकल थिंकर क्या होता है, जिसके पास जितने ज़्यादा ऑप्शन हो उन सभी ऑप्शन के ऊपर वो विचार विमर्श करेगा, सोचेगा समझेगा, उसके बाद यानी कि क्रिटिकल थिंकिंग करेगा और उसके बाद वो कोई डिसीजन देगा। तो ऐसे ये कौन सी क्वालिटी नहीं है हमें छांटनी है कि जो क्रिटिकल थिंकर है, जो बहुत ही गूढ़ विचार रखता है, ठीक है, आलोचनात्मक विचार है, यानी कि किसी भी ऑप्शन के वो गुण और दोष दोनों ही चीज़ों के ऊपर विचार करता है। तो कौन सा उसकी क्वालिटी नहीं है, नॉन एक्सपेरिमेंटल एंड जजमेंट, ये उसकी क्वालिटी नहीं है क्योंकि वो एक्सपेरिमेंट तो करता है। ओवर माइंडेडनेस, खुली सोच उसकी होती है। रिजर्वेशन इन अराइविंग एट ए कंक्लूजन, कंक्लूजन तक वो तभी जाता है जब वो जितने भी ऑप्शन है सभी पे देखता रहेगा और उनको रिजर्व भी करता रहेगा। और नेक्स्ट है कंटेक्सचुअल, प्रासंगिक भी होता है वो, यानी कि जिस संदर्भ में वो थिंकिंग कर रहा है उसके ऊपर भी वो देखता है, उसी के ही संदर्भ में वो सोचता है। नेक्स्ट है द एन्विटी विद एन इनडेफिनेट लाइफ, एक ऐसी वार्षिकी जिसकी इनडेफिनेट लाइफ है, विच मेक्स कंटिन्यूस एनुअल पेमेंट इज टर्म्ड एज, और जिसमें लगातार कंटिन्यूस एनुअल पेमेंट की जाती है वो क्या होता है, परपीचुटी, उनकी अनंत काल निरंतरता। इनडेफिनेट लाइफ, बाकी सभी में डेफिनेट लाइफ होते हैं, इनडेफिनेट लाइफ से जोड़ के हम इसको देखेंगे, परपीचुटी में होता है ऐसा। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन है 110 क्वेश्चन, डैश इज डिफाइंड एज कंसिस्टेंसी और एग्रीमेंट ऑफ इंडिविजुअल गोल्स विद कंपनी गोल्स। उनकी कौन सी ऐसी टर्म है जो डिफाइन करती है, यानी कि संगति, इंडिविजुअल गोल, ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाला जितने भी इंडिविजुअल है उन सभी का गोल, उन सभी का जो उद्देश्य है वो कंपनी के उद्देश्यों से मैच कर रहा है। किस में होता है ये, गोल कॉन्ग्रेंस में, यानी कि लक्ष्य की अनुरूपता में। नेक्स्ट है डैश इज कंसर्न विद द डिज़ाइन एंड डिलीवरी ऑफ फाइनेंशियल प्रोडक्ट एंड एडवाइस टू इंडिविजुअल बिजनेसेस एंड गवर्नमेंट। क्या है ऐसा जो डिज़ाइन और डिलीवरी से संबंध रखता है, फाइनेंशियल प्रोडक्ट की डिज़ाइन और डिलीवरी से संबंध रखता है और एडवाइस करता है किसको, इंडिविजुअल को, बिजनेस को और गवर्नमेंट को। फाइनेंशियल सर्विस में आ जाता है ये सब कुछ। नेक्स्ट इन मैनेजमेंट व्हेन मैनेजर्स प्लेस देयर पर्सनल गोल अहेड ऑफ कॉर्पोरेट गोल। देखिए 110 क्वेश्चन में क्या था कि जो इंडिविजुअल के गोल और कंपनी के गोल है वो सेम है, तो वो गोल कॉन्ग्रेंस में आ जाता है। और यहाँ पे कहा गया है कि जो पर्सनल गोल है ना वो कॉर्पोरेट गोल से आगे रखे जाते हैं, ये एजेंसी प्रॉब्लम हो जाती है, एजेंसी प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंटिंग प्रोसेस इज डेफिशिएंसी अकाउंटिंग एक्सक्लूसिवली ओपन। डेफिशिएंसी अकाउंटिंग अकाउंट जो किस में खोला जाता है, इंसॉल्वेंसी अकाउंटिंग में। क्यों, डेफिशिएंसी अकाउंट्स क्या होते हैं, मीन्स द डेफिशिएंसी विच द इंसॉल्वेंट डेटर इज नॉट एबल टू पे, यानी कि वो कमी है, किसी देनदार ने, किसी डेटर ने हमारे पैसे देने थे और अभी वो पैसे नहीं दे पा रहा है, वो हमारी पेमेंट नहीं कर पा रहा है, तो ये डेफिशिएंसी, ये जो हमारा नुकसान हुआ है ना, विच द इंसॉल्वेंट डेटर के हिसाब से, तो ये इंसॉल्वेंसी अकाउंटिंग में डेफिशिएंसी अकाउंटिंग जो वो खोला जाता है। डिक्रीज इन द वर्किंग कैपिटल इज कनेक्टेड विद, देखिए डिक्रीज इन द वर्किंग कैपिटल डिक्रीज है किसके कारण हुई है, एप्लीकेशन ऑफ फंड के कारण। फंड ज़्यादा जो है यूज़ कर लिया गया है जिसके कारण वर्किंग कैपिटल डिक्रीज हो गई है। नेक्स्ट है द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ए फ्यूचर अमाउंट इज टिपिकली कॉल्ड इन फाइनेंस लैंग्वेज आर। प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ए फ्यूचर अमाउंट, ओके, जब प्रेजेंट वैल्यू को डिटरमाइन किया जाएगा फ्यूचर अमाउंट के हिसाब से तो वो आता है डिस्काउंटिंग में। और कंपाउंडिंग क्या होता है, कंपाउंडिंग अभी जैसे पीछे वाला क्वेश्चन करा था कि जो प्रिंसिपल है उस पर इंटरेस्ट लगाया, फिर प्रिंसिपल और इंटरेस्ट प्लस करके अगले साल का जो प्रिंसिपल आ गया, तो कंपाउंडेड में ये होता है डिटरमाइनिंग द फ्यूचर वैल्यू
डिटरमाइनिंग द फ्यूचर अमाउंट ऑफ ए प्रेजेंट वैल्यू। और डिस्काउंटिंग में क्या होता है, डिस्काउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द प्रेजेंट वैल्यू। इसमें प्रेजेंट वैल्यू को देखा जाता है, फिर पेमेंट दैट इज टू बी रिसीव्ड इन द फ्यूचर। फ्यूचर में कोई पेमेंट रिसीव होनी है, लेकिन उसके हिसाब से आज की जो प्रेजेंट वैल्यू जब निकाली जाए तो वो डिस्काउंटिंग में आ जाएगी। और एक कंपाउंडिंग और डिस्काउंटिंग दोनों ही ऐसी टर्म है जिसमें टाइम वैल्यू को ध्यान में रखा जाता है, क्योंकि मनी की जो टाइम वैल्यू वो घटती बढ़ती रहती है। आगे फिर एक क्वेश्चन आएगा कि टाइम वैल्यू को कौन सी जो मेथड है वो देखता है, तो वहाँ पे कंपाउंडिंग पे हम टिक कर देंगे, क्योंकि इन दोनों में से एक ऑप्शन वहाँ मिलेगा, तो एक पे हमें टिक करना है। नेक्स्ट है डैश इज़ एन अप्रोच टू एथिक्स दैट। देखिए नैतिक जो सिद्धांत होते हैं हमारे, उसकी एक अप्रोच है दैट फोकस ऑन द राइटनेस और रोंगनेस ऑफ एक्शन देमसेल्व्स। जो फोकस करते हैं कि जो काम है ना वो अपने आप ही गलत या सही हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो हमारा एथिक्स है उसमें ये बताया गया है, कौन से एथिक्स में ऐसा बताया गया है कि काम सही या गलत हो जाता है, एज अपोज टू द राइटनेस और रोंगनेस ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ दोज एक्शंस। ठीक है, उन एक्शंस की राइटनेस रोंगनेस की कॉन्सिक्वेंसेज को ध्यान में नहीं रखा जाता। काम अपने आप ही गलत सही कब हो जाता है? डियोंटोलॉजिकल एथिक्स, धर्मशास्त्रीय नैतिकता। धर्मों में जो बात बता दी उसके हिसाब से जिसने धर्म पढ़ लिए उसने पढ़ लिया कि ये बात गलत है ये सही है, तो अपने आप ही जो काम है वो सही या गलत प्रूव होने लगते हैं, किसी और की फिर उसमें ज़रूरत नहीं होती। धर्मों में बताए अनुसार ही काम सही या गलत हो जाते हैं। देखिए डियोंटोलॉजिकल होता है क्या? इफ़ यू आर ए हिंदू, एक एग्जाम्पल है यहाँ पे कि अगर आप हिंदू हैं और आपको ये विश्वास है कि मांस खाना गलत है, तो दिस रूल वुड बी पार्ट ऑफ आवर डेंटोलॉजी। तो ये हमारे धर्म की बात हो जाती है, बिकॉज वी थिंक, क्योंकि हम ये सोचते हैं कि इट इज़ रॉन्ग, ये गलत है। वाइल ट्रीटिंग फंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है 117 क्वेश्चन। वाइल ट्रीटिंग फंड्स को ट्रीट करते हुए डैश रिकॉग्नाइजेज रिवेन्यू एट द पॉइंट ऑफ सेल एंड एक्सपेंसेस व्हेन दे आर इनकर्ड। सेल करते ही रिवेन्यू की पहचान कर ली जाए, लेकिन एक्सपेंसेस की कब की जाए? जब व्हेन दे आर इनकर्ड, जब वो दिए जाने हैं उस हिसाब से। तो ये एक्रूअल मेथड, देखिए अकाउंट रखने के दो मेथड होते हैं, कैश और एक एक्रूअल। कैश में क्या देखा जाता है? कैश को ही ध्यान में रखा जाता है, कैश के जो रिसिप्ट है, कैश के जो पेमेंट है उन्हें ध्यान में रखा जाता है, चाहे वो इस साल की है, चाहे पिछले साल की है, अगले साल की है, या फिर वो कैपिटल नेचर की है, रिवेन्यू नेचर की है, इसको भी ध्यान में नहीं रखा जाता, या सिर्फ कैश को ही ध्यान में रखा जाता है। लेकिन एक्रूअल बेसिस क्या है? एक टाइम पीरियड की ही बात करेगा, यानी कि 1 फाइनेंशियल ईयर की जब हम बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में, या फिर नोट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट जो बनाए जाते हैं वो एक्रूअल बेसिस पे ही बनाए जाते हैं, जहाँ पर अगर इस साल का कोई खर्चा और वो हमने पेमेंट नहीं किया तो हम उसको आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में लिख के प्लस करते हैं। ठीक है, जिनके एक्सपेंसेस व्हेन दे आर इनकर्ड, अगर हम एक साल की बात करें तो उसे एक साल के ही खर्चों को हम लिखेंगे। ये सारा एक्रूअल मेथड में आ जाता है। नेक्स्ट है डैश इज इक्वल टू आफ्टर टैक्स ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऑफ ए फर्म लेस द कॉस्ट ऑफ फंड। ये एक फॉर्मूला है इकोनॉमिक वैल्यू एडिड का, जिसमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ठीक है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से माइनस कर देंगे कॉस्ट ऑफ फंड को, तो इकोनॉमिक वैल्यू एडिड ये ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा यहाँ पे। द मोरल प्रिंसिपल दैट गवर्न्स ए पर्सनस बिहेवियर और हाउ एन एक्टिविटी इज कंडक्टेड बेस्ट डिस्क्राइब्स द टर्म। यानी कि देखो किस में बताया गया है कि गवर्न्स ए पर्सनस बिहेवियर, एक इंसान का व्यवहार कैसे होना चाहिए, एंड हाउ एन एक्टिविटी इज कंडक्टेड, और कैसे एक काम को किया जाना चाहिए, ये बताया जाता है एथिक्स में, नैतिकता आचार विचार में। 120 क्वेश्चन है, ए रुपी अर्न टुडे इज मोर वैल्यूएबल देन अर्निंग द सेम रुपी टुमारो। आज हमने जो कमाया ना वो ज़्यादा वैल्यूएबल है जो कि हम कल कमाने वाले हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इन द लैंग्वेज ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक्सप्लेन्स दिस थ्योरी। किस इसमें बताया गया? ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी में बताया गया। देखिए टाइम वैल्यू ऑफ मनी डिस्काउंटिंग और कंपाउंडेड दोनों भी मेथड्स में जो है ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी को ध्यान में रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया लिमिटेड इज़ ए फुली गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी वेयर एज शर्मा लिमिटेड इज़ ए कंपनी दैट इज़ फुली मैनेज्ड बाय प्राइवेट मैनेजमेंट। जो इंडिया लिमिटेड है वो सरकारी कंपनी है, जो शर्मा लिमिटेड है वो एक निजी कंपनी है। सब्सिक्वेंटली इंडिया लिमिटेड टू कवर शर्मा लिमिटेड। गवर्नमेंट कंपनी ने प्राइवेट कंपनी को जो है वो टू कवर कर लिया है। इन्हें हॉस्टाइल टेक ओवर बाय बाइंग 72% शेयर्स ऑफ शर्मा लिमिटेड। सेलेक्ट द ऑप्शन विच बेस्ट डिस्क्राइब्स द स्टेटस ऑफ शर्मा लिमिटेड आफ्टर द टेक ओवर। टेक ओवर के बाद शर्मा लिमिटेड की कंडीशन को जो अच्छे से डिस्क्राइब कर रहा है ना उस ऑप्शन पे हमें जाना है। तो ये गवर्नमेंट सब्सिडरी कंपनी बन गई है, सरकारी सहायक कंपनी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है ए प्लेटफॉर्म ऑफ एन ऑर्गेनाइज्ड एंड रेगुलेटेड फाइनेंशियल मार्केट। एक प्लेटफॉर्म जहाँ पे फाइनेंशियल मार्केट है ऑफ एन ऑर्गेनाइज्ड एंड रेगुलेटेड, यानी कि जिसको ऑर्गेनाइज किया गया है, जिसको रेगुलेट किया जाता है, किसके द्वारा? सेबी के द्वारा। ये स्टॉक एक्सचेंज की बात की जा रही है यहाँ पे, और इसको ऑर्गेनाइज और रेगुलेट किया जाता है सेबी के द्वारा। वेयर सिक्योरिटीज यानी कि बॉन्ड्स एक्सेट्रा आर बोट एंड सोल्ड एट ए प्राइस गवर्नड बाय द फोर्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। और सभी को पता है कि जो इसमें रेट जो तय किए जाते हैं वो डिमांड और सप्लाई के द्वारा ही तय किए जाते हैं। ऑफन रेगुलेटेड बाय ए प्रोफेशनल बॉडी इज कॉल्ड एज सेबी। स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। स्टॉक एक्सचेंज एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे ये सिक्योरिटीज़ की उनको खरीदा जाता है और बेचा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज जनरली नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए ट्रेडिशनल अकाउंटिंग सिस्टम। कौन सी विशेषता नहीं है? इट कंसिडर्ड इन्फ्लेशन, महंगाई को ध्यान में रखते हैं, महंगाई की बात नहीं करेंगे। ट्रेडिशनल अकाउंटिंग सिस्टम, इट इज़ हिस्टोरिकल इन नेचर, ऐतिहासिक है। इट मैचेज करंट रिवेन्यूज विद हिस्टोरिकल कॉस्ट, ये भी ठीक है। एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डज नॉट कंसिडर इंक्रीज इन नेट एसेट वैल्यू। प्रॉफिट एंड लॉस में जो नेट एसेट वैल्यू है, जो एसेट की वैल्यू का उतार चढ़ाव उसको ध्यान में नहीं रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 124 क्वेश्चन, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड विच इज लिस्टेड ऑन द BSE एंड द NSE इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए। देखिए एक रिलायंस लिमिटेड इंडस्ट्रीज लिमिटेड है जो कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर जो लिस्टेड है, सूचीबद्ध है, किसका एग्जाम्पल है? पब्लिक लिमिटेड कंपनी का। गवर्नमेंट लिमिटेड नहीं आती है वहाँ पे। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में क्या आती है? पब्लिक लिमिटेड कंपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ बुक कीपिंग। बुक कीपिंग का फीचर कौन सा नहीं है? बुक कीपिंग डज नॉट रिक्वायर एनी स्पेशल स्किल। ये कह रहे हैं कि बुक कीपिंग के लिए किसी विशेष कौशल की ज़रूरत नहीं है, ये इसका फीचर नहीं है, तो क्योंकि बिल्कुल स्पेशल स्किल की ज़रूरत होती है। ऐसे ही कोई भी थोड़ा ना आके बुक कीपिंग करना शुरू कर देगा। तो जो फीचर्स हैं एक बार वो पढ़ते हैं। ए पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर बुक कीपिंग इज कॉल्ड ए बुक कीपर, ठीक है। इट इज़ द रिकॉर्डिंग फेज ऑफ एन अकाउंटिंग सिस्टम, एक रिकॉर्डिंग फेज है, इसमें सिर्फ रिकॉर्ड किया जाता है। इट कंप्लाइज क्लैरिकल एक्टिविटी, और इसमें ना लिपिक के कार्य को शामिल किया जाता है। नॉट एनालिटिकल इन नेचर, विश्लेषणात्मक कार्यों को शामिल नहीं किया जाता है। 126 क्वेश्चन है डैश डिस्क्राइब्स द रिलेशनशिप बिटवीन द रिक्वायर्ड रिटर्न और कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल एंड द नॉन डाइवर्सिफिबल रिस्क ऑफ ए कंपनी मेजर्ड बाय बीटा कोफिशिएंट की जिसमें बात की गई है वो कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। ये DSSP फीमेल वाला जो पेपर किया था उसमें क्वेश्चन नंबर 49 में इसको एक्सप्लेन किया गया है, वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। बीटा कोफिशिएंट की बात किसमें की गई है? कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। 127 क्वेश्चन है एज पर प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स ए प्रोजेक्ट विल क्वालिफाई फॉर एक्सेप्टेंस। स्वीकार किया जाता है कब? जब वो ग्रेटर देन 1 हो, ठीक है, ग्रेटर देन 1 हो जब उसको स्वीकार किया जाता है। विल क्वालिफाई फॉर एक्सेप्टेंस। वर्थवाइल कब हो जाता है? वो जब वो ग्रेटर देन 0 हो। ये क्वेश्चन भी स्टार्ट में आया था कि वो वर्थवाइल कब होता है? वर्थवाइल होता है जब वो ग्रेटर देन 0 हो, लेकिन उसे एक्सेप्ट कब किया जाता है? जब वो ग्रेटर देन 1 हो। मान लो कि हमारे पास 10 प्रोजेक्ट है, सबसे पहले हम वो देखेंगे कि कौन कौन से वर्थवाइल हैं, कौन कौन से 0 से ज़्यादा है, जिसमें प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स 0 से ज़्यादा हो उसको साइड में रख लेंगे। फिर जो 1 से ऊपर है उसी को ही एक्सेप्ट किया जाएगा, और फिर जिसकी जितनी ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स होगा उसी प्रोजेक्ट को इम्पोर्टेंस दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज द बिजनेस प्रैक्टिस ऑफ हायरिंग ए पार्टी आउटसाइड ए कंपनी। ये एक बिजनेस प्रैक्टिस है, कंपनी हायर की जा रही है बाहर से, कंपनी के बाहर से, टू परफॉर्म सर्विसेज एंड क्रिएट गुड्स। सर्विसेज के लिए गुड्स के लिए यूजुअली डन एज ए कॉस्ट कटिंग मेजर। ये देखिए कॉस्ट कटिंग मेजर के तौर पे इसका यूज़ किया जा रहा है। दैट ट्रेडिशनली वर बीइंग परफॉर्म्ड इन हाउस बाय द कंपनीज ओन एम्प्लॉयज़ एंड स्टाफ। कंपनी के अपने खुद के एम्प्लॉयज़ या स्टाफ के द्वारा पारंपरिक रूप से घरों में यूज़ किया जाता था। अभी जैसे कंपनी बिजनेस प्रैक्टिस ये क्या होता है कि जैसे कंपनी ने प्रोडक्शन कर लिया लेकिन उसे आगे मार्केट तक अपना सामान लेके जाना है, कंज्यूमर तक पहुंचाना है, तो वो ऐड का सहारा लेती है। तो ऐड क्या हो जाएगी? आउटसोर्सिंग हो जाएगी। बाहर से जो सोर्स आते हैं कंपनी के लिए आउटसोर्सिंग में आ जाएंगे। और इसी तरह जैसे अगर कंपनी मान लो बना बनाया माल खरीद रही है, ठीक है, तो वो अगर बना बनाया खरीद रही है तो वो आउटसोर्सिंग हो जाता है, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग वर्क है जो वो आउटसोर्सिंग है, बाहर से लिया गया है। मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज, वो ये मैन्युफैक्चर करा हुआ माल जब बाहर से खरीदा गया तो वो भी आउटसोर्सिंग के अंदर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टर्म ऑफ द यूज़ ऑफ बोरोड फंड इन एंटिसिपेशन ऑफ हायर रिटर्न टू द शेयर होल्डर।
बोरोड फंड का यूज़ किया जाए ताकि हम अपने शेयर होल्डर को ज़्यादा रिटर्न दे सकें। दिस इज़ ए कंसेप्ट कॉल्ड एज, इस कंसेप्ट को क्या कहा जाता है? देखिए एस्टेट 2019 के क्वेश्चन नंबर 99 में ये हमने पूरा एक्सप्लेन में पढ़ा है। अगर हम यहाँ पूरा एक्सप्लेन करके करेंगे तो ये वीडियो बहुत लंबी चली जाएगी। अगर आपको ये वाली ट्रेडिंग ऑन इक्विटी वाली कंसेप्ट अगर आपको देखनी है तो आप एस्टेट 2019 के क्वेश्चन नंबर 99 वाली वीडियो पे आप जा सकते हैं। यानी कि बोरोड फंड का बाहर से उधार लेना, बोरोड फंड क्या जाता है, ये डेप्ट की बात होगी और ये इक्विटी की, ठीक है। डेप्ट का यूज़ करके अपने शेयर होल्डर को ज़्यादा रिटर्न देना किस में आ जाता है? ट्रेडिंग ऑन इक्विटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ट्रांजेक्शन एज पर अकाउंटिंग प्रिंसिपल। अकाउंटिंग प्रिंसिपल के अंडर कौन सी ट्रांजेक्शन नहीं है? ये मिस्टर एक्स प्लेस्ड एन ऑर्डर, मिस्टर एक्स ने एक ऑर्डर लिया, ये एक अकाउंटिंग प्रिंसिपल के अंदर ट्रांजेक्शन नहीं है, बाकी सारी ट्रांजेक्शन है। मिस्टर एक्स ने कैपिटल लगाई, स्टार्टेड ए बिजनेस विद कैपिटल, ये भी हमारी ट्रांजेक्शन है। मिस्टर एक्स पेड सैलरीज, सैलरी पेड करी, ये भी ट्रांजेक्शन है। और मशीनरी परचेज करी और 20,000 जो है वो कैश में पेमेंट करे, ये भी ट्रांजैक्शन है। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या कहते हैं कि भाई जिसका मनी मेजरमेंट किया जा सकता है उसी को ही हम अपने अकाउंट्स में लिखते हैं, अदरवाइज़ नहीं। या सिर्फ एक ऑर्डर आया है तो इस ऑर्डर को नहीं लिखेंगे क्योंकि अभी कोई भी ना पेमेंट वगैरह कुछ भी नहीं हुआ है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द निफ्टी कंप्राइजेज स्टॉक्स ऑफ इंडियन कंपनीज बिलोंगिंग टू डैश सेक्टर्स इन इंडिया। निफ्टी जो है वो, निफ्टी में इंडियन कंपनीज में जो आती हैं उसमें कितने सेक्टर की जो कंपनी है वो कितने सेक्टर हैं उसमें? तो ये 12 सेक्टर हो जाएंगे इंडियन कंपनीज़ के, 12 सेक्टर। और ये निफ्टी किसका इंडेक्स है? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स है। सिर्फ 50 कंपनीज़ के शेयर्स का एवरेज करके जो निफ्टी है वो निकाला जाता है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जो इंडेक्स होता है, जैसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जो इंडेक्स है सेंसेक्स है, उसमें टॉप 30 कंपनीज़ के शेयर्स का एवरेज किया जाता है। और निफ्टी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स है, उसमें टॉप की 50 कंपनीज़ के शेयर्स का एवरेज किया जाता है। तो इसमें पूछा गया कि जो इंडियन कंपनीज़ है वो कितने सेक्टर से बिलोंग करती है? वो 12 सेक्टर से बिलोंग करती है। नेक्स्ट है OTCEI ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया, जो कि 1990 में एस्टेब्लिशमेंट हुई थी। हैज़ इट्स हेडक्वार्टर्स इन द सिटी, कौन सी सिटी में इसका हेडक्वार्टर है? ये मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए प्राइमरी पर्पज़ फॉर होल्डिंग कैश। इसमें से कैश रखने का कौन सा पर्पज़ नहीं है? देखिए ये वाला क्वेश्चन भी फुली एक्सप्लेनेशन में DSSB फीमेल PGT कॉमर्स जुलाई 2018 के पेपर में क्वेश्चन नंबर 115 में डिस्कस किया गया है। आप उस डिटेल वीडियो में जाके इसको समझ सकते हैं, देख सकते हैं। स्टोरेज मोटिव कोई मोटिव नहीं होता है कैश को होल्ड करने का। ट्रांजैक्शन मोटिव होता है, प्रिकॉशनरी मोटिव होता है, स्पेक्युलेटिव मोटिव होता है, कंपनसेट मोटिव होता है हमारा, और एक और मोटिव, उनकी 5 मोटिव वहाँ पे समझाए गए हैं। यहाँ पे स्टोरेज मोटिव जो है वो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइमरीली नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजेस इन द वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल के लिए कौन सा रिस्पॉन्सिबल नहीं है? देखिए चेंज इन द मेंबर्स ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ये हमारा रिस्पॉन्सिबल नहीं है वर्किंग कैपिटल के चेंज के लिए। बाकी सारे ही रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं। सेल्स का लेवल अगर अप डाउन जाता है या फिर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अप डाउन जाते हैं, टेक्नोलॉजी अप डाउन जाती है। टेक्नोलॉजी अगर अप डाउन गई तो वहाँ पे हमारे प्रोडक्शन के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, प्रोडक्शन पे इफेक्ट पड़ेगा तो हमारी सेल्स पे भी इफेक्ट पड़ेगा और हमारी अर्निंग्स पे भी इफेक्ट पड़ेगा। तो इसलिए जो मेंबर्स जो अप डाउन हो रही है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के, वो हमारा आंसर जो ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड टेक्स इनटू कंसिडरेशन द टाइम वैल्यू ऑफ मनी। ये हम डिस्कस कर चुके हैं। डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक्स जो है वो डिस्काउंटेड और कंपाउंडेड, इन्हीं में ही टाइम वैल्यू ऑफ मनी को ध्यान में रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एबिलिटी ऑफ ए फर्म टू यूज़ फिक्स्ड फाइनेंशियल चार्जेस टू मैग्नीफाई द इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन EBIT ऑन द अर्निंग पर शेयर इज अदरवाइज टर्म्ड एज। ये है फाइनेंशियल लीवरेज। और ये क्वेश्चन, ये एक ऐसा टॉपिक है जहाँ हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। और जो लीवरेज देखे जाते हैं ना वो 1 ईयर और 2 ईयर डाटा के हिसाब से देखे जाते हैं। अब क्वेश्चन किस हिसाब से पूछा गया है ये भी आप डिटेल में देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 DSSB फीमेल कैंडिडेट वाले पेपर में आप देख सकते हैं। चैनल पर जाके आप आराम से वीडियोस को ढूंढ सकते हैं। हर वीडियोस के ऊपर नंबर डाली गई है, थंबनेल में भी क्वेश्चन नंबर को लिखा गया है, ठीक है। फाइनेंशियल लीवरेज इसका आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट विद रिगार्ड टू ए कंपनी रजिस्टर्ड इन इंडिया एज पर कंपनीज एक्ट 2013 कंपनी अधिनियम 2013 के अधीन जो भी कंपनियां भारत में रजिस्टर्ड हुई हैं उसके संदर्भ में कौन सा सही नहीं है? ये एवरी कंपनी मस्ट प्रोसेस आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, हर कंपनी को पार्षद अंतर नियम रखना जरूरी है, ये सही नहीं है। क्योंकि कंपनीज
जो कंपनियां पार्षद अंतर नियम नहीं रखती वो टेबल F के नियम जो है वहाँ पे लागू हो सकते हैं। नेक्स्ट आई फाइंड द ओड वन आउट विद रिगार्ड टू ब्रांचेज ऑफ अकाउंटिंग। देखिए ऐसे तो सारे ही अकाउंटिंग के ब्रांचेज हैं, लेकिन कॉर्पोरेट अकाउंटिंग हमारा आंसर हो जाएगा। मैनेजमेंट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, टैक्स अकाउंटिंग और ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, ये सारे ही हमारे ब्रांचेज ऑफ अकाउंटिंग है। नेक्स्ट है द आर्ग्यूमेंट दैट करंट डिविडेंड्स आर लेस रिस्की एज कम्पेयर टू फ्यूचर और डिस्टेंट डिविडेंड। फ्यूचर और डिस्टेंट डिविडेंड इन्होंने यूज़ किया रिटेन अर्निंग्स की जगह, एंड दैट द शेयर होल्डर प्रेफर डिविडेंड ओवर रिटेन अर्निंग्स। इसी बात को ही माइंड में रखना है कि जहाँ पर जो शेयर होल्डर है ना वो लाभांश को महत्व देते हैं, ना कि रिटेन अर्निंग्स को, संचित आय को। संचित आय की जगह अगर जब वो लाभांश को महत्व देंगे तो वो क्या आ जाएगा, हमारा आर्ग्यूमेंट है बर्ड इन हैंड आर्ग्यूमेंट। बर्ड इन हैंड आर्ग्यूमेंट ये इस आर्ग्यूमेंट में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिफरेंट रैंकिंग्स ऑफ द सेम प्रोजेक्ट एज गिवन बाय द NPV एंड IRR मेथड्स में टेक प्लेस। अगर ये दो मेथड्स हैं NPV एंड IRR, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न और नेट प्रॉफिट, नेट प्रेजेंट वैल्यू के जो दो मेथड्स हैं वो अलग अलग प्रोजेक्ट को अलग अलग रैंकिंग देते हैं। मान लो कि NPV ने एक प्रोजेक्ट को 4th रैंक पे रखा है और IRR ने उसको 6th रैंक पे रखा है, तो वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद इट। इन चारों में से कौन सा एक है जो इसे एसोसिएट नहीं करता है, उसी को ही हमें छांटना है। मैनेजमेंट डिस्पैरिटी यानी कि प्रबंध की असमानता जो है वो एसोसिएट नहीं करती इस बात से, मैनेजमेंट डिस्पैरिटी। बाकी जो करती हैं वो कौन सी है, अनइक्वल एक्सपेक्टेड लाइव्स, साइज डिस्पैरिटी प्रॉब्लम या टाइम डिस्पैरिटी प्रॉब्लम, ये तीनों ही जो है वो एसोसिएट करती हैं इस चीज़ से, लेकिन मैनेजमेंट डिस्पैरिटी जो है वो एसोसिएट नहीं करती है। नेक्स्ट है एक सॉफ्टवेयर दैट अलो कलेक्टिव एंड कोलैबोरेटिव वर्किंग, यानी कि जो मिलकर सामूहिक कई बंदे मिलकर उसमें काम कर सकते हैं, साथ में मिलकर सहयोग करके एक दूसरे का, वर्किंग एज ए टीम के रूप में फ्रॉम डिफरेंट जियोग्राफिकल लोकेशन, अलग अलग जगह पे बैठे हैं लेकिन वो अगर एक ही समय पे काम करना चाहे, उन्हें रियल टाइम बेसिस इज अदरवाइज कॉल्ड एज, तो उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है ग्रुप वेयर। कोलिन एरियर इज शोन इन स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स अंडर। कोलिन एरियर कौन सी लिस्ट में आता है, लिस्ट ए में आता है। इस क्वेश्चन में इस पेपर में 2 क्वेश्चन थे लिस्ट वाले, दोनों में ही लिस्ट ए ऑप्शन करेक्ट है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है द चॉइस ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रपोजल अंडर फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स इन टर्म ऑफ ए गिवन साइज ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट इज। यहाँ पे क्या है, फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट यानी कि वित्तीय बाधाएं हैं। हमें इन्वेस्टमेंट भी लेनी है लेकिन अपने वित्त को ध्यान में रखते हुए। वित्त की बाधाएं हैं, जब पैसे की कमी पड़ने लगे तो वो किस में आ जाती है, कैपिटल राशनिंग में। शॉर्ट ऑफ फंड्स होते हैं, कैपिटल राशनिंग इस कंडीशन को कहा जाता है। इनसफिशिएंट फंड हो जब कंपनी के पास, कैपिटल राशनिंग उस कंडीशन को बोला जाएगा। नेक्स्ट है द अपीयरेंस ऑफ ए कंटीजेंट लायबिलिटी इन द फुटनोट ऑफ ए कंपनीज बैलेंस शीट इज ए रिजल्ट। कंपनी की बैलेंस शीट में कंटीजेंट लायबिलिटी यानी कि आकस्मिक देयता है, कौन सी होती है कंटीजेंट लायबिलिटी भी, हो सकता है कंपनी को पेमेंट करनी पड़ जाए या हो सकता है ना भी करनी पड़े, ठीक है। तो इस तरह की लायबिलिटी को कंपनी की बैलेंस शीट में नीचे फुटनोट में लिख दिया जाता है। तो ये कौन से प्रिंसिपल में आता है, डिस्क्लोजर यानी कि प्रकटीकरण का। कंपनी को सब कुछ प्रकट कर देना चाहिए, कुछ भी छिपा के नहीं रखना चाहिए। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट फॉर सेटिंग अप ऑफ ऑब्जेक्टिव। उद्देश्य को निर्धारण करने में कौन सा एलिमेंट नहीं है, इनिशिएशन ऑफ प्रॉपर कंट्रोल मैकेनिज्म, स्टार्टिंग में उचित नियंत्रण तंत्र की शुरुआत, ये कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है। सेटिंग अप ऑफ ऑब्जेक्टिव का एलिमेंट नहीं है। बाकी कौन से होते हैं कि जब भी उद्देश्यों का निर्धारण करते हैं तो सबसे पहले स्टार्टिंग पॉइंट को ध्यान में रखते हैं और जो टर्मिनल पॉइंट होता है यानी कि एक्सपेक्टेड रिजल्ट होता है उसको भी ध्यान में रखा जाता है और स्पेसिफाइड टाइम ड्यूरेशन को भी ध्यान में रखा जाता है। लेकिन इनिशिएशन ऑफ प्रॉपर कंट्रोल मैकेनिज्म, स्टार्टिंग से ही पूरा कंट्रोल मैकेनिज्म को ध्यान में रखना, ये इसका नहीं है एलिमेंट सेटिंग अप ऑब्जेक्टिव का। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ एसेट यूजुअली शोन इन द बैलेंस शीट ऑन द बेसिस ऑफ अनएक्सपायर्ड कॉस्ट वैल्यू। अनएक्सपायर्ड कॉस्ट वैल्यू का क्या मतलब होता है, एंड अनएक्सपायर्ड कॉस्ट इज एनी कॉस्ट दैट हैज़ नॉट येट चार्ज टू एक्सपेंसेस, यानी कि उस चीज़ की कॉस्ट के रूप में इसको यूज़ किया जाता है जिसको अभी एक्सपेंसेस के रूप में नहीं लिखा गया है, बिकॉज इट स्टिल रिप्रेजेंट सम रेसिडुअल वैल्यू, क्योंकि अभी इसका कुछ अवशेष मूल्य बचता है। जैसे अगर कंपनी ने
एडवर्टीजमेंट पे पैसे खर्च कर रखे हैं। तो एडवर्टीजमेंट में क्या होता है, ये डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की तरह इसको यूज़ किया जाता है। इनकी हर साल एक निश्चित पार्ट जो है प्रॉफिट एंड लॉस में लिख के बाकी का बचा हुआ एसेट में लिख दिया जाता है। किस लिए लिखा जाता है, अनएक्सपायर्ड कॉस्ट वैल्यू के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये अनएक्सपायर्ड कॉस्ट वैल्यू आ जाएगी इसका आंसर। नेक्स्ट है फॉर प्रमोटिंग ए ब्यूटी सैलून, ब्यूटी सैलून को प्रमोट करना है, विच ऑफ द फॉलोइंग मार्केटिंग मॉडल्स वुड गिव द बेस्ट रिजल्ट। तो कौन सा जो बेस्ट रिजल्ट देगा, पर्सनल सेलिंग जो है वो बेस्ट रिजल्ट देगा यहाँ पे। थर्ड है विच ऑफ द 148 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द जर्नल एंट्री व्हेन नोटरी चार्जेस आर पेड बाय ए थर्ड पार्टी इन कनेक्शन विद बिल ऑफ एक्सचेंज। ये बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या हो रहा है, ये एंडोर्समेंट किया गया है बिल का, 2% पहले ही है, तीसरे को एंडोर्समेंट दी गई है, अब थर्ड पार्टी ने पेमेंट करी है नोटरी चार्जेस की, तो बिल ऑफ एक्सचेंज की। तो यहाँ पे एंट्री क्या हो जाएगी, एक्सेप्टर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, इनकी ड्रायर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। फर्स्ट होता है ड्रायर, सेकंड है ड्राई और थर्ड जिसको एंडोर्स किया गया है। तो ड्राई अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये वाली एंट्री हो जाएगी एक्सेप्टर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। एक्सेप्टर कौन होता है, जिसने उस बिल को एक्सेप्ट किया है। ये पहले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आया था 22 टैक्सेस ऑन इनकम, अब द सब्जेक्ट मैटर ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 20 इज अर्निंग पर शेयर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ द 4 P's ऑफ मार्केटिंग, मार्केटिंग के 4 P मैकार्थी ने दिए थे, क्या नहीं आता है, प्रोजेक्शन नहीं आता है, तो फिर क्या आता है, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन, ये चारों भी आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस बेस्ट एक्सप्लेन ए बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट को अच्छे से एक्सप्लेन करता है कि इट्स सेपरेटिव स्टेटमेंट, सेपरेट स्टेटमेंट, ये एक अलग स्टेटमेंट है। दिस एंटिटी इज क्रिएटेड बाय ए स्पेशल लॉ। 152 क्वेश्चन है, ये एक ऐसी इकाई जिसको विशेष कानून के द्वारा जो क्रिएट किया जाता है। इतनी लाइन पढ़ते ही समझ आ जाना चाहिए, पब्लिक कॉर्पोरेशंस होते हैं जिनको एक स्पेशल लॉ के अकॉर्डिंग क्रिएट किया जाता है। डिफाइनिंग इट्स ऑब्जेक्टिव पावर्स एंड प्रिविलेजेस वाइल प्रिस्क्राइबिंग द फॉर्म ऑफ मैनेजमेंट। जब इसका फॉर्म ऑफ मैनेजमेंट तैयार किया जाता है तो इन्हें बता दिया जाता है कि इनके उद्देश्य क्या है, इनकी शक्तियाँ क्या है, इनको कौन कौन से विशेष अधिकार प्राप्त है। एंड इट्स रिलेशनशिप, उस विशेष कानून में इनका रिलेशनशिप भी बताया जाता है विद गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। तो ये किसकी विशेषताएं हैं, पब्लिक कॉर्पोरेशंस की, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस की ये विशेषताएं हैं। 153 क्वेश्चन है, डैश इज अ टाइप ऑफ मार्केटिंग रिसर्च मेथड वेयर बाय इन्फॉर्मेशन इज कलेक्टेड फ्रॉम पब्लिश्ड एंड अदर रिटन सोर्सेज। ये हर क्वेश्चन में एक आधा वर्ड ऐसा है जिसके ऊपर ही प्रेशर ज़्यादा डाला गया और वहीं से ही आंसर निकल के आता है। यानी कि पहले से ही जो प्रकाशित हैं, जो लिखित स्रोत हैं, वहाँ से जब हम अपना डाटा उठाते हैं मार्केटिंग रिसर्च के लिए तो फिर वो किस में आता है, टू एनालिसिस एंड इंटरप्रेट द आउटकम, विश्लेषण करने के लिए। तो ये किस में आ जाता है, डेक्स रिसर्च में। इट जनरली रेफर टू द कलेक्शन ऑफ सेकेंडरी डाटा। ठीक है, फर्स्ट प्राइमरी डाटा नहीं इकट्ठा किया जा रहा, सेकेंडरी डाटा इकट्ठा किया जा रहा है। सेकेंडरी डाटा जो हमारे सेकेंडरी सोर्सेज है वहाँ से डाटा लिया गया है, ये हमारा आ जाएगा डेस्क रिसर्च में। 154 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी डिफरेंस बिटवीन द ओल्ड एंड न्यू कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग। कंज्यूमर की सेटिस्फैक्शन मेन रोल प्ले करती है न्यू कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग में। ओल्ड कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग में कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन को कोई जगह नहीं मिली थी, तो ये इसका प्राइमरी डिफरेंस आ जाएगा। 155 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ द स्कोप ऑफ मार्केटिंग। मार्केटिंग का स्कोप क्या नहीं, देखिए मार्केटिंग में क्या देखा जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को ध्यान में रखा जाता है, आफ्टर सेल सर्विसेज को ध्यान में रखा जाता है, प्राइसिंग मेथड्स एंड पॉलिसीज को भी ध्यान में रखा जाता है, लेकिन पीपल की रिक्रूटमेंट करना ये मार्केटिंग के स्कोप में नहीं आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरीज हैज़ नो डायरेक्ट बियरिंग ऑन द कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर से जो डायरेक्ट रिलेट नहीं करती है, कौन सी थ्योरी है, वो है आर्बिट्रेरी प्राइसिंग अप्रोच, क्योंकि एक मल्टी फैक्टर एसेट प्राइसिंग मॉडल है। बाकी कैपिटल स्ट्रक्चर की थ्योरीज कौन सी है, नेट इनकम अप्रोच, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच, मोदिग्लानी मिलर अप्रोच और हमारी ट्रेडिशनल अप्रोच। 157 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइमरी नॉट ए की एक्टिविटी परफॉर्म बाय फाइनेंस मैनेजर। फाइनेंस मैनेजर का कौन सा काम नहीं है, ये आ जाएगा मेकिंग रिट्रेंचमेंट स्ट्रैटेजी फाइनेंस मैनेजर का काम नहीं है। फाइनेंस मैनेजर को फाइनेंस से रिलेटेड काम देखने होते हैं, जैसे मेकिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजन, परफॉर्मिंग फाइनेंशियल प्लानिंग और डूइंग फाइनेंशियल एनालिसिस। रिट्रेंचमेंट का काम देखना उसका काम नहीं है। 158 डैश इज नॉट ए क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। कौन सी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी नहीं है, केयर है हमारी, क्रेडिट एनालिसिस एंड रिसर्च लिमिटेड, CRAII नहीं है, ICRA इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ऑफ इंडिया लिमिटेड,
ये दोनों इंडियन कंपनीज़ है, और ये जो फिच है FITCH, ये अमेरिकन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, ठीक है। फुल फॉर्म भी पेपर में पूछी जा सकती है। और जो टॉप की क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है वो तो पेपर में कई बार पूछी गई है, उसकी फुल फॉर्म क्या है। देखिए जो स्टार्टिंग के 3 है उसी को ही ध्यान में रख लीजिए, ये यहाँ पे सारी हमने डिटेल में करी थी। स्टार्टिंग के 3 इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सबसे पहले क्रिसिल, क्रिसिल कई बार पेपर में आया है, क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विस, क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विस ऑफ इंडिया लिमिटेड, क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विस ऑफ इंडिया लिमिटेड। 2-3 बार जब बोलेंगे तो याद हो जाते हैं, क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विस ऑफ इंडिया लिमिटेड। नेक्स्ट ICRA, इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ऑफ इंडिया, इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ऑफ इंडिया। और केयर, ये जो अभी ऑप्शंस में भी थे, क्रेडिट एनालिसिस एंड रिसर्च लिमिटेड, क्रेडिट एनालिसिस एंड रिसर्च लिमिटेड। तो ये 3 रेटिंग एजेंसी जो है इसको माइंड में रख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑथर्स बिलोंग टू द मॉडर्न एरा ऑफ मार्केटिंग। देखिए मॉडर्न एरा ऑफ मार्केटिंग से कौन रिलेट करता है, EJ मैकार्थी। अभी जो पीछे क्वेश्चन आया था, EJ मैकार्थी ने क्या दिए थे, 4 P's ऑफ मार्केटिंग, यानी कि ये प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन, EJ मैकार्थी ने। और गॉड ऑफ मार्केटिंग या फादर ऑफ मॉडर्न मार्केटिंग अगर क्वेश्चन आ जाए तो वो हो जाएंगे फिलिप कॉटलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर असिस्ट इन अकाउंटिंग। कौन सा ऐसा सॉफ्टवेयर है जो अकाउंटिंग में असिस्ट करता है, टैली। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्वायरिंग ए मशीन फॉर लॉन्ग टर्म यूज बाय सेलिंग ए पार्ट ऑफ बिल्डिंग। बिल्डिंग के एक पार्ट को बेच दिया और क्या खरीद लिया, एक लंबे समय के लिए यूज़ करने के लिए एक मशीनरी खरीद लिया। तो इससे क्या हो जाएगा, विल रिजल्ट इन डैश इन ए फंड फ्लो स्टेटमेंट, नो फ्लोज ऑफ फंड। फंड तो गया ही नहीं, ठीक है, ना फंड गया ना आया, तो नो फंड आ जाएगा यहाँ पे, बस एसेट के बदले एसेट ले लिया यहाँ पे। डैश इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग, शेयरिंग, यूजिंग एंड मैनेजिंग द एग्जिटिंग लर्निंग एंड इन्फॉर्मेशन। देखिए एग्जिटिंग लर्निंग एंड इन्फॉर्मेशन का मतलब है हमारी नॉलेज से जो कुछ हमने सीखा है, जो कुछ सूचनाएं हमने प्राप्त किया है, यानी उन सूचनाओं को क्रिएट करना, शेयर करना, यूज़ करना और मैनेज करना ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, एक ऑर्गेनाइजेशन में, वाइल फैसिलिटेटिंग ए मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच ऑफ अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्ट। और ये जो जितनी भी नॉलेज हमने गेन की ना, उसको ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्ट अचीव करने के लिए लगा दिया, बाय मेकिंग द बेस्ट यूज ऑफ नॉलेज ऑफ द लर्निंग कपेयर्ड विद थ्रो प्रोसेस। अब डिफरेंट प्रोसेस के थ्रू अपनी जो हमने नॉलेज गेन करी है उसको ऑर्गेनाइजेशन के गोल अचीव करने के लिए, ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए लगा दिया, बेस्ट यूज़ कर दिया उसका, तो ये आ जाएगा नॉलेज मैनेजमेंट में। और ये नॉलेज मैनेजमेंट फिर क्या करता है, इट बूस्ट, बढ़ा देता है द एफिशिएंसी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशंस डिसीजन मेकिंग एबिलिटी। एक ऑर्गेनाइजेशन की निर्णय लेने की जो क्षमता है उसे बढ़ा देता है नॉलेज मैनेजमेंट। नॉलेज की बात की गई है यहाँ पे ऊपर सारी। ISO की फुल फॉर्म बतानी है। ISO एज ए प्रोसेस ऑफ बिजनेस स्टैंडर्डाइजेशन स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, फाउंडेड हुई थी 23 फरवरी 1947 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश कंप्राइजेज ए रेंज ऑफ अकाउंटिंग मॉडल्स डिजाइन टू करेक्ट प्रॉब्लम्स अराइजिंग फ्रॉम हिस्टोरिकल कॉस्ट अकाउंटिंग इन कंपैरिजन टू राइज इन प्राइस सब्सिक्वेंटली। जो प्राइस बढ़ जाते हैं उसके कारण जो दिक्कतें आती हैं उसको किस में देखा जाता है, देखिए इन्फ्लेशन अकाउंटिंग में, ठीक है। इन्फ्लेशन अकाउंटिंग में क्या किया जा रहा है, ऐतिहासिक लागत से उत्पन्न हुई समस्याओं की तुलना बाद में बढ़ी हुई कीमतों से की जा रही है, इन्फ्लेशन अकाउंटिंग। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग इज क्लोजली एसोसिएटेड विद मार्केटिंग मैनेजमेंट। फिलिप कॉटलर, फादर ऑफ मॉडर्न मार्केटिंग भी जिन्हें कहा जाता है। नेक्स्ट है द प्रोसेस ऑफ रीचिंग आउट टू द मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉसिबल कैंडिडेट हैविंग पोटेंशियल टू परफॉर्म ए जॉब। देखिए गया ऐसी प्रक्रिया जिसमें अधिकतम संख्या में जो पॉसिबल कैंडिडेट है काम को करने के लिए, जिनके अंदर क्षमता है, उन तक पहुंचना, एंड एनकरेजिंग देम टू अप्लाई फॉर द सेम जॉब। भाई वो सेम जॉब, एक ही जॉब के लिए उन सभी को अप्लाई करने के लिए एनकरेज करना, ये क्या जाता है, रिक्रूटमेंट हो जाता है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम। ये हो जाएगा बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, जो हमारी प्रारंभिक पुस्तकें होती है वो हमारा मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम में नहीं आती है, बाकी सारे मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम में आते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट, फंड फ्लो स्टेटमेंट और मास्टर बजट की स्टेटमेंट्स भी। लेकिन इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन हमने पीछे किया है और एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन अब फिर से आ गया है। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन हैज़ बिन गिवन एनुअल यूसेज 8000 यूनिट्स। और देखिए जो हमारा थ्योरी का क्वेश्चन आया था कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी की कौन सी अवधारणाएं नहीं है, एजम्पशंस नहीं है, उसमें एक ये लाइन दे रखी थी कि इसमें एनुअल यूसेज नहीं दिया गया होता। अब देखिए दे रखा है तो वहाँ पे हमने टिक किया था। कॉस्ट पर यूनिट दे रखी है, वो जो है वेल नोन होती है, हमें पता होती है।
बाइंग कॉस्ट दी गई है 15 पर ऑर्डर, ऑर्डरिंग कॉस्ट भी दी गई होती है, स्टोरेज कॉस्ट दे के 5% जो कि कैलकुलेट की जाएगी कॉस्ट के ऊपर। कैलकुलेट द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, फॉर्मूला इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का 2AO डिवाइडेड बाय H अंडर द रूट A फॉर एनुअल डिमांड, O फॉर ऑर्डरिंग कॉस्ट, H फॉर होल्डिंग या स्टोरेज कॉस्ट। तो सब कुछ गिवन है, बस फॉर्मूले में पुट करना है। 2A एनुअल यूजेज 8000 यूनिट्स, O ऑर्डरिंग कॉस्ट 15 रुपीज़ डिवाइडेड बाय होल्डिंग कॉस्ट यानी कि स्टोरेज कॉस्ट 5% दी गई है, तो 30 का 5% 1.5 रुपीज़ हम निकाल लेंगे, डिवाइडेड बाय 1.5 किया और इसको सोल्व किया तो कितना आ गया 400 इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। नेक्स्ट है द डिस्टिंक्शन बिटवीन कैपिटल एंड रिवेन्यू ट्रांजैक्शन आर नेसेसरी फॉर प्रिपरेशन ऑफ, पूंजीगत और आयगत जितने भी व्यवहार है उन सभी में अंतर करना किसके लिए ज़रूरी हो जाता है, क्या बनाने के लिए ज़रूरी हो जाता है, फाइनल अकाउंट्स के लिए ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, फाइनल अकाउंट के लिए कैपिटल और रिवेन्यू ट्रांजैक्शन में डिफरेंस करना ज़रूरी हो जाता है। रिसिप्ट एंड पेमेंट्स में भी दोनों ही तरह की चीज़ें लिखी जाती है, वो सिर्फ कैश में रिसीव होनी चाहिए, कैश में पेमेंट होनी चाहिए। फंड फ्लो स्टेटमेंट में भी कैपिटल रिवेन्यू को नहीं डिफरेंस देखा जाता और कैश फ्लो स्टेटमेंट में भी नहीं देखा जाता, ये सारी कैश से जो रिलेट करती है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ ए कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, सभी को पता है 3 ही हमारी एक्टिविटी होती है कैश फ्लो स्टेटमेंट में। फर्स्ट हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी, देन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और थर्ड नंबर पे आ जाती है हमारी फाइनेंशियल एक्टिविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स शुड नॉट बी एंटर्ड इन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ ए क्लब फॉर्मुलेटेड फॉर सोशल गैदरिंग। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में क्या नहीं आता है, लॉस ऑन सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर नहीं आता है बिकॉज इट इज़ ए नॉन कैश आइटम, और जितने भी कैश आइटम है सारे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर शामिल की जाती है। जैसे वेरियस पेमेंट्स, जितनी भी पेमेंट गई है, मेड टुवर्ड्स एक्सपेंसेस इनकर्ड, सारी पेमेंट्स आती हैं उसके क्रेडिट में। सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर ये डेबिट में आ जाएगा क्योंकि इससे इनकम हो रही है, रिसिप्ट साइड में आ जाएगा। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस और ये भी डेबिट साइड में आ जाता है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट हमारे कैश बेसिस के ऊपर आधारित होता है, इसमें कैश, इसमें रियल अकाउंट का रूल लगता है, डेबिट वट कम्स इन क्रेडिट वट गोज आउट, जो भी आया उसे डेबिट करना है, जो चला गया उसे क्रेडिट करना है। तो नॉन कैश की बात इसमें नहीं करनी है, कैश बेसिस के ऊपर ये आधारित होता है। 172 क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंटेम्प्रेरी इम्पैक्ट ऑफ बिजनेस सर्विस थ्रू टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, कि इसमें से ऐसा कौन सा है जो टेक्नोलॉजी की जो एडवांसमेंट है, अब टेक्नोलॉजी आज के टाइम में कहाँ से कहाँ पहुँच गई है, कौन सा ऐसा है जो एडवांसमेंट का एग्जाम्पल नहीं है। कि मोबाइल ऐप यूज़ कर रहे हैं फॉर बैंकिंग एंड अदर सर्विसेज के लिए, वो भी एडवांसमेंट के कारण है। इमरजेंस ऑफ पेपरलेस ट्रांजेक्शंस जो हो रही है वो भी एडवांसमेंट का एग्जाम्पल है, और रिटेलिंग और डोर स्टेप डिलीवरी जो हो रही है वो भी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट का एग्जाम्पल है। तो कौन सा नहीं है, एडवर्टीजमेंट इन प्रिंट मीडिया, प्रिंट मीडिया ये हमारा बहुत पहले से यूज़ किया जा रहा है, तो ये एडवांसमेंट का एग्जाम्पल नहीं है। नेक्स्ट है फाइंड द ओड वन आउट विद रिगार्ड टू एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बिजनेस। एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बिजनेस जो है उसके संदर्भ में कौन सा जो नहीं है वो हमें यूज़ करना है। देखिए एग्जिम बैंक की तो फुल फॉर्म में क्या होती है, एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट, तो ये तो है ही। सेल्स क्या होता है, ये भी सिर्फ एक्सपोर्ट करने के लिए वस्तु का प्रोडक्शन करता है, और लेटर ऑफ क्रेडिट तो जो यही होता है एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बिजनेस के लिए। तो क्या नहीं है, माइक्रो फाइनेंस। तो फिर माइक्रो फाइनेंस है क्या, माइक्रो फाइनेंस के तहत ग्रामीण इलाकों में आर्थिक रूप से कमज़ोर लोगों को अपना कामकाज शुरू करने के लिए लोन दिए जाते हैं। ठीक है, तो ये माइक्रो फाइनेंस यानी कि सूक्ष्म वित्त, जिन लोगों को अपना छोटे लेवल पे काम धंधा शुरू करना है, जिनके पास पैसे नहीं है, तो माइक्रो फाइनेंस के तहत उनको लोन दिया जाता है अपना काम शुरू करने के लिए। तो ये है जो ओड है एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बिजनेस के लिए। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट लेवल नीड एज पर प्रोफेसर अब्राहिम मास्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स। अब्राहिम मास्लो ने जो हायरार्की ऑफ नीड्स हमें प्रोवाइड कराई है उसमें सबसे हाईएस्ट लेवल क्या है, हाईएस्ट लेवल जो उनकी थ्योरी को कहा जाता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन थ्योरी। तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की जो नीड है वो हायर, सबसे नीचे क्या रखा गया है, ये फिजियोलॉजिकल नीड्स को, शारीरिक आवश्यकताओं को, सेकंड नंबर पे सेफ्टी नीड्स को, सुरक्षा की आवश्यकताओं को, थर्ड नंबर पे सोशल नीड्स यानी कि सामाजिक आवश्यकताओं को, फोर्थ पे है एस्टीम नीड्स यानी कि सम्मान की आवश्यकताओं को, और नंबर फिफ्थ पे क्या आ जाती है हमारी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड यानी कि सबसे ऊपर की नीड कौन सी है, आत्म प्राप्ति की आवश्यकताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इम्पेशेंट अचीवमेंट ओरिएंटेड पीपल आर क्लासिफाइड। इम्पेशेंट यानी कि जो बहुत ही उतावले होते हैं काम करने के लिए, जिनके अंदर पेशेंस ही नहीं है, वो कौन सी कैटेगरी में आते हैं, टाइप ए की पर्सनालिटी में वो लोग आ जाते हैं जो हमेशा जल्दी में रहते हैं, जो काम करते हैं जल्दी में रहते हैं। टाइप बी में कौन से आते हैं, कम तनावग्रस्त होते हैं, रिलैक्स होकर काम करते हैं, आराम से काम करते हैं, बिल्कुल फ्री माइंड होके। इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट की जो पर्सनैलिटी है वो
MBTI यानी कि मेयर्स ब्रिग्स टाइप इंडिकेटर की एक जो हमारे पास थ्योरी है, जो एक साइकोलॉजिकल टेस्ट है जिसमें 16 पर्सनालिटी के टाइप बताए गए हैं, वहाँ से ली गई है। इंट्रोवर्ट वाले लोग जो होते हैं वो बिल्कुल शाय शर्मीले लोग होते हैं, शांत रहते हैं। अगर किसी से नए नए मिलते हैं तो शुरुआत में ज़्यादा बोलते नहीं हैं। और एक्सट्रोवर्ट जो होते हैं वो आउट गोइंग, सोशल, असर्टिव, मुँह फट होते हैं, बोलते ही रहते हैं। और ये MBTI अगर आपको देखना है तो एस्टेट 2019 क्वेश्चन नंबर 110 में बिल्कुल एक्सप्लेन करके दिखाई गई है, वहाँ पे 16 पर्सनैलिटी के टाइप। 176 क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए डाटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। कौन सा नहीं है? इस पेपर में मोस्टली क्वेश्चन जो है कौन सा नहीं है तो ये हमारा बी जो है वो नहीं है। बाकी जो है ये तीनों हमारे मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर हैं। इसके अलावा भी 3 और वो भी लिख दें यहाँ। फर्स्ट है ORA-CLE, सेकेंड है IBM DB2, थर्ड है MySQL, फोर्थ है माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर, माइक्रोसॉफ्ट SS DBMS एंड FX PRO Pro। ये हमारे 6 माइक्रोसॉफ्ट डाटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज ए बाय प्रोडक्ट ऑफ क्वालिटी सर्कल डैश मीन्स इम्प्रूवमेंट ओवर एन इम्प्रूवमेंट, सिंपली सेइंग कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट। देखिए एक जापानीज वर्ड है केजियन, KAIZEN, सीनो जापानीज वर्ड है यूज फॉर कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट। ये इन्होंने पूछा था कि भी कौन सा वर्ड है जो कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी रिगार्डेड एज ए बिजनेस सर्विस। बिजनेस सर्विस कौन सी नहीं है? देखिए बिजनेस सर्विस कौन सी होती है? ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस होती है बिजनेस में यूज़, इंश्योरेंस सर्विस होती है, पर्सनल बैंकिंग होती है। लेकिन डोनेशन देना ये क्या है? ये तो हमारा नॉन प्रॉफिट का काम है ना। और बिजनेस जब वर्ड जहाँ पे भी आ जाता है वहाँ पे प्रॉफिट मोटिव जो सबसे ऊपर होता है, और डोनेशन देने से किसी का प्रॉफिट थोड़ा ना होता है, तो दूसरे की भलाई के लिए किया गया काम है। तो डोनेशन गिवन बिजनेस सर्विस में नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बेसिक डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल अकाउंटिंग एंड ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग इज। इन दोनों में एक डिफरेंस ये क्या होता है? एम्प्लॉयज़ का, ह्यूमन बीइंग का डिफरेंस होता है। आइडेंटिफाइंग एंड रिपोर्टिंग इन्वेस्टमेंट मेड इन एम्प्लॉयज़ है, एम्प्लॉयज़ की ही जो इन्वेस्टमेंट उसे आइडेंटिफाई करना, रिपोर्ट करना, ये इसका डिफरेंस आ जाएगा। बाकी सारे तो अकाउंटिंग में होते हैं। मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक होता है, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग और मेथड ऑफ रेवेन्यू रिकग्निशन। लेकिन एम्प्लॉयज़ की जहाँ पे बात आ गई तो वहीं पे डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। Which of the following is the primary differentiating factor between ADR and GDR as a part of depository receipt? देखिए ADR और GDR में डिफरेंस करना है। एरिया ऑफ ऑपरेशन का डिफरेंस होता है क्योंकि वो एक पर्टिकुलर रीज़न की बात करता है, एक पर्टिकुलर एक विशेष क्षेत्र है, एक निर्धारित क्षेत्र उसकी बात करता है, लेकिन वो नहीं करता है GDR। देखिए ADR और GDR का डिफरेंस सबसे पहले तो फुल फॉर्म का, अमेरिकन डिपोजिटरी रिसिप्ट, और GDR क्या हो जाएगा? ग्लोबल डिपोजिटरी रिसिप्ट। ADRs can be issued only to an American citizen, but GDRs can be issued to anyone. ADRs can be listed and traded in the stock exchange of USA, but GDR can be listed and traded in stock exchange of any country. तो यहाँ आप समझ ही गए होंगे कि एरिया ऑफ ऑपरेशन का कितना इनके बीच में डिफरेंस है। ADRs are shares of a single foreign company issued in the USA, but GDRs are shares of a single foreign company issued in more than one country as part of a GDR program, and ADR is issued in America and GDR is issued in Europe. ये इसका डिफरेंस हो जाता है। तो इसका डिफरेंस का जो मेन क्राइटेरिया वो क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ ऑपरेशन। तो ये था DSSB मेल PGT कॉमर्स का पेपर जुलाई 2018 का पेपर। मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए पेपर के साथ। अगर आप सजेशन देना चाहते हैं कि मुझे नेक्स्ट वीडियो किस पेपर की बनानी चाहिए तो आप मुझे सजेशंस दे सकते हैं। जिस पेपर के बारे में सबसे ज़्यादा सजेशंस आएंगे मैं उसी की ही वीडियो बनाऊंगी। तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपने जो भी आपको चाहिए पेपर का सॉल्यूशन आप वो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। एस्टेट में भी हमारे भी रिसेंटली करंट जो पेपर हुआ था उसकी वीडियो रहती है, ठीक है, उसकी भी वीडियो बनाएंगे। तो मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।